नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो इस लेक्चर में हम डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस चैप्टर का डिटेल में रिवीजन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का कुछ बेसिक बता देता हूँ, क्योंकि उसके बिना आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। आपको समझ ही नहीं आएगा कि इस चैप्टर में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक बातें बताता हूँ। तो देखो, इस चैप्टर का नाम क्या है? डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। नाम पढ़ करके आपको क्या लग रहा होगा कि यहाँ पे हम क्या सीखने जा रहे हैं? यहाँ पर हम कोई न्यू टाइप ऑफ ऑडिट सीखने जा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मैं ये आपको बता दूँ कि इस चैप्टर के अंदर हम कोई भी न्यू टाइप ऑफ ऑडिट नहीं सीखने जा रहे। कोई भी न्यू टाइप ऑफ ऑडिट नहीं सीखेंगे। यहाँ पे जो स्टैट ऑडिटर होगा, यहाँ पे उसी का काम बताया गया है। मतलब जहाँ पे ये ऑडिटर होगा वो किसी थर्ड पार्टी को एश्योरेंस नहीं देगा। आपको नाम पढ़ के क्या लग रहा है? डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। कि ऑडिटर क्या करेगा? किसी थर्ड पार्टी को क्या करेगा? डिजिटल चीज़ों पे क्या देगा? एश्योरेंस देगा। ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी को एश्योरेंस नहीं देंगे हम। ना ही यहाँ पे हम मैनेजमेंट के लिए काम करेंगे, ना ही यहाँ पे हम मैनेजमेंट को एश्योरेंस देंगे। तो यहाँ पे क्या करेगा ऑडिटर? यहाँ पे जो अपने स्टैट ऑडिटर होगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करता है, वो क्या करेगा? खुद के फायदे के लिए क्या करेगा? खुद के फायदे के लिए क्या करेगा? डिजिटल ऑडिटिंग करेगा, खुद के फायदे के लिए। ऐसा अब आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? खुद के फायदे के लिए। इससे होगा क्या? तो आप भी जानते हो आजकल क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। ऑर्गेनाइजेशन को कुछ भी करना हो, उसको मान लो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करनी है तो टेक्नोलॉजी यूज़, उसको क्या करना है, रिपोर्ट बनानी है तो टेक्नोलॉजी यूज़, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, कुछ कंट्रोल लगाने हैं तो टेक्नोलॉजी यूज़। तो सारे काम किससे हो रहे हैं? टेक्नोलॉजी से हो रहे हैं। तो ये बात बताओ, जो ऑडिट करने जा रहा है, जो बंदा स्टैट ऑडिट करने जा रहा है, जो सीए, तो पता होती है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी का बहुत भयंकर यूज़ कर रही है। तो ऑडिटर क्या करता है? उस टेक्नोलॉजी की सबसे पहले क्या कर लेता है? डिजिटल ऑडिट कर लेता है। उस टेक्नोलॉजी को ऑडिट कर लेता है। वो डिजिटल ऑडिट करके पता लगाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजी है ये इफेक्टिव है कि नहीं, ये अच्छे से काम करती है कि नहीं। और अगर ये टेक्नोलॉजी मान लो क्या होती है, इफ इफेक्टिव, अगर ये टेक्नोलॉजी क्या होती है, इफ इफेक्टिव, तो ऑडिटर क्या करता है? इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये टेक्नोलॉजी जो भी काम करके दे रही है, उस पर क्या कर लेता है? दिलाई कर लेता है। उस पर क्या कर लेता है? पूरा का पूरा भरोसा कर लेता है। और इससे क्या होता है? ऑडिटर को अपनी ऑडिट करने में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। उसका काम क्या होता है? वो क्या कर पाता है? अपनी ऑडिट बहुत अच्छे तरीके से कर पाता है और कम टाइम में कर पाता है। तो ये होती है डिजिटल ऑडिट। तो ये समझना जरूरी था। अब आपको ये चैप्टर पूरा समझ आ जाएगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले मीनिंग होती क्या डिजिटल ऑडिट, ये मैंने आपको पहले बता दिया। क्या करता है ऑडिटर? क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन के आईटी सिस्टम को चेक करता है, उसकी ऑडिट करके पता लगाता है कि आईटी सिस्टम इफेक्टिव है कि नहीं। बस यही होती है डिजिटल ऑडिट। अब दे रखा है इसके फीचर कि भाई डिजिटल ऑडिट होने से क्या क्या होगा, टेक्नोलॉजी यूज होने से क्या क्या होगा। तो सबसे पहले एकदम फालतू दे रखा है फीचर। क्या दे रखा है? इट एनकरेजेस दी ऑडिटी टू एम्ब्रेस द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड अडोप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। क्या करेगा? ऑडिटी का मतलब यहाँ पे क्या है? मैनेजमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स वगैरह हैं उनकी बात हो रही है कि क्या होगा, जो मैनेजमेंट होगा, टॉप मैनेजमेंट के लोग होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, वो मोटिवेट हो जाएंगे कि वो क्या करेंगे? न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज वो भी यूज़ करना चाहेंगे। कि उनको पता है कि ऑडिटर क्या करता है, खुद के फायदे के लिए डिजिटल ऑडिट कर लेता है। तो उससे उनको भी पता ही लगेगा कि हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी है कि नहीं। तो वो भी क्या करना चाहेंगे? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहेंगे। और क्या होगा? आप देखो, एकदम लॉजिकल पॉइंट आएंगे। सेविंग इन टाइम एंड कॉस्ट। तो टेक्नोलॉजी यूज़ होगी ना अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इससे क्या बचेगा? टाइम भी बचेगा, कॉस्ट बचेगी, ह्यूमन एफर्ट्स बचेंगे, सब फायदा होगा इससे। और ये फायदा मैनेजमेंट के लिए भी होगा अगर वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है तो। वो डिजिटल ऑडिट करने से ऑडिटर के भी ये फायदा होगा। कैसे? जैसे मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है तो उसके लिए टाइम और कॉस्ट कैसे बचेंगे? बताओ, ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? सारे काम ही टेक्नोलॉजी से कर रही है। रिकॉर्डिंग करना, रिपोर्ट वगैरह बनाना, कंट्रोल लगाना, सारे काम किससे हो रहे हैं? टेक्नोलॉजी से। तो बताओ, टाइम और कॉस्ट तो बचेगा ना। इसी तरह से ऑडिटर क्या कर पाएगा? अगर ऑडिटर क्या कर लेता है? ऑर्गेनाइजेशन की डिजिटल ऑडिट कर लेता है और उसे पता लग जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छे से काम करती है। तो ऑडिटर क्या कर पाएगा? ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजी पर भरोसा कर पाएगा। तो ऑडिटर क्या कर पाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कम टाइम में चेक कर पाएगा और इफेक्टिवली चेक कर पाएगा। इस कारण से ऑडिटर के लिए भी क्या होगा? सेविंग इन टाइम एंड कॉस्ट, इस कारण से। और नेक्स्ट क्या है? देखो, ये भी एकदम लॉजिकल है। मोर रिलायबल ऑडिट रिपोर्ट। पता ऑडिटर क्या करता है? सारे काम करने के बाद रिपोर्ट बना के देता है, उसमें ओपिनियन देता है, अनमोडिफाइड ओपिनियन या मॉडिफाइड ओपिनियन। तो ऑडिट रिपोर्ट बना के देगा ना, वो भी क्या होगी? ज़्यादा भरोसेमंद होगी। उस पर यूजर्स जो होंगे वो ज़्यादा भरोसा कर पाएंगे। ऐसा क्यों? अब बताओ, टेक्नोलॉजी की हेल्प से ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या कर पाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कम टाइम में चेक कर पाएगा। क्या कर पाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चेक कर पाएगा। अब बताओ, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो चेक कर रहा है, क्या कर रहा है? ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट छूटने के चांस भी क्या होंगे? और कम हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे। तो जब मटेरियल मिस स्टेटमेंट छूटने के चांस कम हो रहे हैं, उसकी नज़र में, ऑडिटर की नज़र में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो क्या होगा? जो वो ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा ना, वो भी क्या होगी? ज़्यादा भरोसेमंद होगी। मतलब वो ऑडिट रिपोर्ट में अपना जो भी ओपिनियन देगा, अनमोडिफाइड या मॉडिफाइड, वो भी क्या होगा? ज़्यादा भरोसेमंद होगा। नेक्स्ट क्या है? लास्ट, इट कैन हेल्प दी ऑडिटी। क्या लिखा है? इट कैन हेल्प दी ऑडिटी टू मेक इन्फॉर्म डिसीजंस। यहाँ पे आईसी ने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है? ओनली ऑडिटी, मतलब मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये दोनों के होगा ये फायदा भी, क्या? इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे मैनेजमेंट वाले। कैसे?
बताओ टेक्नोलॉजी क्या कर देगी, मैनेजमेंट वाले क्या करें, टेक्नोलॉजी यूज़ करें, तो टेक्नोलॉजी क्या कर देगी, टेक्नोलॉजी क्या कर देगी, ट्रेंड वगैरह बना के देगी, टेक्नोलॉजी तगड़ी तगड़ी रिपोर्ट बना के दे देगी। तो क्या कर पाएंगे जो मैनेजमेंट वाले हैं, वो बहुत अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। इसी तरह से बताओ टेक्नोलॉजी क्या करके दे रही है, ट्रेंड बना के दे रही है, तो ऑडिटर भी क्या कर पाएगा, उन ट्रेंड्स को देख पाएगा, उन ट्रेंड्स का एनालिसिस कर पाएगा ऑडिटर भी। अब उसने ट्रेंड्स का एनालिसिस कर लिया तो उसे पता लग जाएगा कि ट्रेंड्स में कोई इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं आ रही। अगर इनकन्सिस्टेंसी आ रही है तो वो क्या पता लगा पाएगा कि यहाँ पे तो क्या है, रिस्क क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, आरओएम ज़्यादा है। जहाँ पे बताओ इनकन्सिस्टेंसी होती है तो हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, यानी ऑडिटर क्या कर पाएगा, ज़्यादा अच्छा रिस्क असेसमेंट कर पाएगा। तो ये ऑडिटर के लिए भी था लास्ट फायदा। तो ये हमारी फीचर्स कंप्लीट हुई, बस ये थे फीचर्स। अब आए एडवांटेजेस। अब ये मैं आपको बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा, क्यों, एकदम सेम है, जो बात हमने फीचर्स में देखी ना वही है। ये बता दे तुम कैसे। देखो पहले दो क्या लिखे हुए हैं, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी और लोअर कॉस्ट। डिजिटल ऑडिट होने से क्या होगा, इफेक्टिवनेस आएगी, एफिशिएंसी आएगी, कॉस्ट कम लगेगी, मतलब टाइम बचेगा, कॉस्ट बचेगा, ह्यूमन एफर्ट्स बचेंगे। फिर क्या है, देखो बेटर ऑडिट क्वालिटी। ये हमने कौन सा देखा था फीचर, कि मोर रिलायबल ऑडिट रिपोर्ट, कि क्या करेगा, जब वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा, टेक्नोलॉजी पर रिलाई करेगा, तो उसे जो रिपोर्ट बनेगी वो भी क्या होगी, जो रिपोर्ट होगी वो भी ज़्यादा भरोसेमंद होगी, मतलब ऑडिट की क्वालिटी भी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो यही बात क्या लिख दी, एडवांटेज में भी लिख दी, बेटर ऑडिट क्वालिटी। अब लास्ट के दो देखो, ये भी हमने फीचर में देखा है। लास्ट का क्या था एडवांटेज, बताओ क्या फीचर था, इन्फॉर्म डिसीजन। तो बताओ ये भी मैंने बताया था ना कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या कर पाएगा मैनेजमेंट, क्या कर पाएगा, तगड़ी तगड़ी ट्रेंड्स बना पाएगा, तगड़ी तगड़ी रिपोर्ट्स बना पाएगा, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। तो क्या कर पाएगा, बहुत अच्छे से इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएगा। इसी तरह से ऑडिटर के भी फायदा होगा, और वो भी क्या कर पाएगा, अच्छे से एनालिटिक्स कर पाएगा, ट्रेंड एनालिसिस कर पाएगा, और उससे वो क्या कर पाएगा ऑडिटर, बेटर रिस्क असेसमेंट कर पाएगा। तो ये सारी बातें मैंने फीचर में कवर कर दी थी, ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखो एडवांटेजेस, इसका एक निमोनिक बनाना चाहो बना लो, बाइबल। बी से बेटर ऑडिट क्वालिटी, आई से इम्प्रूव्ड, और फिर बी से बेटर एनालिटिक्स, एल से लोअर कॉस्ट, और ई से एनहेंस्ड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अब इसमें कितने कितने पॉइंट याद करने, मैं आपको लास्ट में एक साथ बता दूंगा, बहुत बड़ा चैप्टर होता है, लैंग्वेज भी इसकी हार्ड होती है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, क्या है, कंसिडरेशन एंड चैलेंजेस। कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करने जा रही है, बताओ। ऑर्गेनाइजेशन अगर मान लो टेक्नोलॉजी यूज़ करने जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट क्या करने जा रहे हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ करने जा रहे हैं, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना है, कंसिडरेशन। तो एकदम लॉजिकल है, क्या क्या, नो, क्या लिखा हुआ है पहला, नो वोट बिजनेस बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। सबसे पहले तो ये देखना है, कि हम टेक्नोलॉजी लगा करके क्या बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। भाई टेक्नोलॉजी लगा करके हम अच्छी रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं, टेक्नोलॉजी से हम अच्छे कंट्रोल लगाना चाह रहे हैं, टेक्नोलॉजी से हम अच्छी रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, या टेक्नोलॉजी से हम पूरी क्वालिटी इंप्रूव करना चाह रहे हैं, कॉस्ट बचाना चाह रहे हैं, टाइम बचाना चाह रहे हैं, क्या क्या करना चाह रहे हैं, ये देखना पड़ेगा, ये सारी बातें। अब जैसे ये बात देखी ना, तो दूसरी बात भी बहुत जरूरी है, वो ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरी बात क्या है, देखो, थिंक पीपल फर्स्ट। आपने ये तो देख लिया कि मुझे कौन सी टेक्नोलॉजी, मुझे क्या काम चाहिए टेक्नोलॉजी से, लेकिन आपको ये भी देखना है कि जो मैं टेक्नोलॉजी लेने जा रहा हूँ, जो हम टेक्नोलॉजी परचेस करने जा रहे हैं, यूज़ करने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि उस टेक्नोलॉजी की वजह से एम्प्लॉयज़ की जॉब भी चली जाएगी, या फिर वो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी, एम्प्लॉयज़ उसको यूज़ ही नहीं करना जानेंगे। तो ऐसा ये देखना है कि एम्प्लॉयज़ उसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, ये देखना है। तो ये दोनों बातों को ध्यान में रखकर क्या करना है। अब थर्ड पॉइंट क्या करना है, पहले दो पॉइंट्स को ध्यान में रखकर क्या करना है, चूजिंग द राइट टूल। क्या करना है, दोनों बातों को ध्यान में रखकर आपको करना है, राइट टेक्नोलॉजी चूज करनी है, कि जो क्या हो, जिससे आपके सारे काम भी हो जाएं और आपके लोगों को भी नुकसान हो, एम्प्लॉयज को भी नुकसान ना हो। अब जैसे आपने राइट टूल चूज कर लिया, क्या करना है, बिफोर ऑटोमेटिंग, एक बार टेक्नोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले क्या कर लो, आपस में एक मीटिंग कर लो, उसमें डिस्कस कर लो, क्या इंश्योर कर लो कि ये काम जो हम टेक्नोलॉजी लगाने जा रहे हैं, ये काम तो करेगी ना अच्छे से, ये हमारे फायदा तो करेगी ना, एक बार अच्छे से डिस्कस और कर लो। तो ये हो गए क्या, सारे कंसिडरेशन हमने देख लिया, एकदम लॉजिकल थे। लास्ट के एक चैलेंज बता रखा है, बताओ कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो क्या चैलेंज आएगा, डाटा सिक्योरिटी का। डाटा सिक्योरिटी क्या हो सकती है, टेक्नोलॉजी कभी भी हैक हो सकती है, और हैकर क्या कर सकता है, आपके डाटा को डिलीट कर सकता है, चेंज कर सकता है, चोरी कर सकता है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो स्टेजेस, डिजिटल ऑडिट होगी कैसे। सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले जो ऑडिटर हो क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग लेगा एंटिटी के आईटी एनवायरनमेंट की, पूरे आईटी एनवायरनमेंट की, क्या क्या एप्लीकेशन यूज़ होती है, क्या क्या वो टेक्नोलॉजी यूज़ करी, सारी अंडरस्टैंडिंग लेगा। फिर क्या करेगा, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद आइडेंटिफाई करेगा कि उस टेक्नोलॉजी में रिस्क कितनी है, वहाँ पे रिस्क कितनी है, कि वहाँ पे डाटा चोरी होने के चांस कितने हैं, उस टेक्नोलॉजी के हैक होने के चांस कितने हैं, ये अंडरस्टैंडिंग लेगा। और फिर क्या करेगा, लास्ट में असेस करेगा कि इनसे बचने के लिए कंट्रोल्स कैसे हैं, कंट्रोल्स लगा रखे कि नहीं लगा रखे एंटिटी ने अच्छे से। अगर कंट्रोल्स बहुत अच्छे हुए ना तो ऑडिटर क्या कर लेगा, एंटिटी की टेक्नोलॉजी पर रिलाई कर लेगा, और फिर ऑडिटर को बहुत फायदा हो जाएगा अपनी ऑडिट करने में, उसका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। तो बस इस तरह से स्टेजेस होती हैं, इस तरह से काम होता है। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तब तुमने क्या देखा, फालतू मीनिंग देखे डिजिटल ऑडिट की, उसके एडवांटेज वगैरह देखे, और ऑर्गेनाइजेशन को किन बातों का ध्यान रखना है वो फालतू बातें देखी। अब आते हैं ऑडिटर का काम सबसे में।
अंडरस्टैंड द आईटी एनवायरनमेंट, तो को सबसे पहले क्या करनी है, आईटी एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो ये लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईटी एनवायरनमेंट इंक्लूड दी फॉलोइंग, क्या क्या अंडरस्टैंडिंग लेनी है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेनी है एप्लीकेशंस यूज्ड बाय कंपनी, कि वो ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज करती है। देखना है कि जो एप्लीकेशन थे ऐसे तो नहीं कि आउटडेटेड हो गई। अब बताओ एप्लीकेशन ओटर ने देखा कि जो एंटिटी टेक्नोलॉजी यूज करी वो क्या है, आउटडेटेड है, तो आउटडेटेड होगा तो वहाँ पे रिस्क कम होगी या ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी, इस तरह से देखेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, डिटेल्स ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल्स का मतलब क्या है, एंटिटी का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे विंडोज, ये क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप बोलोगे सर ऑपरेटिंग सिस्टम से मतलब क्या ऑडिटर को, अगर क्या होगा, अगर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करिए ऑर्गेनाइजेशन वो अगर मान लो अच्छी कंपनी का है, अच्छी कंपनी का है तो वहाँ पे रिस्क कम होगी। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लोकल कंपनी का है, तो क्या होगी, वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगी। लोकल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो इस कारण से क्या देखेगा, एंटिटी का ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखेगा। और क्या देखेगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, कि वहाँ पे पावर किस तरह से डिवाइड की गई है टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। ऐसा तो नहीं कि एक सिंगल पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा पावर दे दी तो क्या हो सकता है, वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगी। वो सिंगल पर्सन, वो एक अकेला बंदा ही कुछ भी कर सकता है आपकी टेक्नोलॉजी के साथ। इस कारण से क्या देखेगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की पावर तो सही से डिस्ट्रीब्यूट हुई है ना। और क्या है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, कि एंटिटी ने टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग पॉलिसीज बनी हुई हैं या फिर नहीं। अगर मान लो पॉलिसीज बनी हुई है टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग कि कैसे यूज़ करनी है, कौन यूज़ कर सकता है, तो वहाँ पे रिस्क कम होगी। और अगर पॉलिसीज बनी हुई नहीं है तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल लूँ, एंटिटी में कोई पॉलिसी बनी हुई नहीं है तो क्या होता है, पॉलिसी नहीं बनी हुई, इस कारण से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी 11 बंदा आके क्या करता है, आईटी सिस्टम का एक्सेस कर लेता है और आईटी सिस्टम में इंफॉर्मेशन को चेंज कर देता है। इस कारण से क्या होगा, अगर पॉलिसी नहीं होगी ना तो ये बहुत बड़ी रिस्क होगी, क्योंकि कोई भी 11 बंदा आके क्या कर देगा, आईटी सिस्टम में चेंजेस कर देगा। इस कारण से क्या होनी चाहिए, पॉलिसी बनी होनी चाहिए। तो ये देखेगा। और लास्ट क्या देखेगा, आईटी रिस्क। और क्या देखेगा, आईटी रिस्क। ये क्या देखेगा, देखो जब टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं ना टेक्नोलॉजी को, तो टेक्नोलॉजी की यूज़ करने की वजह से कुछ रिस्क अराइज होती है, कुछ रिस्क अराइज होती है। वो हम आगे देखेंगे कौन कौन सी होती है। जैसे एग्जांपल लूँ, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो तो क्या हो सकता है, आपका डाटा डिलीट हो सकता है, कभी भी डाटा डिलीट हो सकता है। हैकर आपके डाटा को हैक करके क्या कर सकता है, चोरी कर सकता है, या उस डाटा को चेंज कर सकता है। तो ये सब रिस्क होती है। तो ऑडिटर देखेगा कि ये रिस्क होने के चांस, ये रिस्क कौन कौन सी होती है आईटी में, और इसके होने के चांस कितने हैं, ये आईटी रिस्क होने के चांस कितने हैं। आप बताइए कैसे पता लगाएगा। अगर बात आप खुद देखो, ऑडिटर ने देखा ऊपर वाली चीजें क्या अगर बेकार है, कि एप्लीकेशन जो एंटिटी यूज करिए आउटडेटेड है, कोई पॉलिसीज वगैरह नहीं बनी हुई, तो क्या होगा, इन आईटी रिस्क के होने के चांस ज्यादा होंगे। लेकिन अगर ऊपर वाली चीजें अच्छी है, एप्लीकेशन एंटिटी बहुत ज्यादा अच्छी यूज करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंटिटी का बहुत अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आईटी रिस्क होने के चांस भी क्या होंगे, कम होंगे। फिर उसके बाद क्या देखना, लास्ट इसको कंट्रोल्स, कि जो आईटी रिस्क आ रही है इनके रिगार्डिंग मैनेजमेंट ने क्या कंट्रोल्स लगा रखे हैं, और जो कंट्रोल्स हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं। अगर इफेक्टिव हुए तो ऑडिटर क्या कर पाएगा, ऑडिटर आराम से एंटिटी के आईटी सिस्टम पे रिलाई कर पाएगा। तो लास्ट में क्या दिखेगा, कंट्रोल्स। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसका निमोनिक बनवा दे तो मैं आपको, इसका बनाओ अडोपी। ए से क्या हो गया एप्लीकेशन, डी से डिटेल्स ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ओ से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, पी से पॉलिसीज और आई से आईटी रिस्क। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, की कंसीडरेशन या एरियाज फॉर ऑडिटर टू अंडरस्टैंड द आईटी एनवायरनमेंट। अब आप बोलोगे सर ये क्या सीखने जा रहे हैं हम, ऊपर हमने क्या देखा, ऑडिटर क्या ले रहे थे यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग ले रहा था पूरा आईटी एनवायरनमेंट की। तो इस टॉपिक में हम सीखेंगे, सेकंड में हम सीखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग लेते वक्त ऑडिटर को किन किन बातों का विशेष ध्यान देना है, किन किन बातों का ध्यान देना है, वो हम सीखने जा रहे हैं। तो देखो क्या क्या ध्यान देगा। सबसे पहला, अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें क्या देखेगा ऑडिटर, इसकी देखो लैंग्वेज से मत देखो, अंदर का देखो क्या देखेगा ऑडिटर। अंडरस्टैंडिंग लेगा नेचर एंड नंबर ऑफ आईटी एप्लीकेशन। तो जब ऑडिटर क्या कर रहा है, एंटिटी के आईटी एनवायरनमेंट के अंडरस्टैंडिंग लेगा ना, तो वो एक बात को ध्यान रखेगा, क्या ध्यान रखेगा, वो ये भी अंडरस्टैंडिंग लेगा कि एंटिटी कितनी आईटी एप्लीकेशन यूज कर रही है। आप खुद बताओ, जब ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज करेगी तो क्या एक ही टेक्नोलॉजी यूज होगी, क्या नहीं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज होगी। तो ऑडिटर देखेगा कि एंटिटी कौन कौन सी कितने नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। और क्या देखेगा, उनका नेचर देखेगा कि वो टेक्नोलॉजीज, वो एप्लीकेशन क्या क्या काम करके देती हैं, और वो कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, ये सारी बात भी ध्यान रखेगा। दूसरा क्या देखेगा, दूसरा देखो क्या देखेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट सिस्टम। इसमें क्या देखेगा, इसमें ऑडिटर क्या देखेगा, हाउ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्लोज थ्रू दी इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें ऑडिटर क्या देखेगा कि एंटिटी का जो आईटी सिस्टम है, तो उसमें जैसे उस सिस्टम में जैसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डाली जाती है, तो वो किस तरह से उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है या रिकॉर्ड करता है, किस तरह से उसकी रिकॉर्डिंग करता है। ऐसा तो नहीं कि जो आईटी सिस्टम है वो एकदम गंदे तरीके से उसकी रिकॉर्डिंग करता है, उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वही गलत निकल के आता है, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो ये भी ध्यान देगा, ये भी ध्यान देगा। और क्या देखेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। देखो हम अंडरस्टैंडिंग में क्या ले रहे थे, कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ले रहे थे। तो यहाँ पे ऑडिटर क्या देखेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड। ऑडिटर ये देखेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में मैनुअल कंट्रोल्स कितने हैं और ऑटोमेटेड कितने हैं।
क्यों क्यों देखेगा? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, इन दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। इन दोनों का क्या होना चाहिए? मिक्सचर, जिसमें भी क्या होना चाहिए, ज़्यादातर तो ऑटोमेटेड होनी चाहिए और मैनुअल वाले कम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैनुअल कंट्रोल्स में खुद में रिस्क होती है कि वो काम ही ना करे, इस कारण से। तो ये देखेगा। और क्या देखेगा? आप देखो नेक्स्ट वाला, ये देखो क्या लिखा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यूज। अब आपको डाउट आ गया होगा, सर टेक्नोलॉजी यूज, ये तो हमने ऊपर ही अंडरस्टैंडिंग ले ली, तो यहाँ पे उन टेक्नोलॉजीज की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे क्या लेगा? अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे देखो क्या अंडरस्टैंडिंग लेगा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की एंटिटी, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मैं ऑडिट कर रहा हूँ, वो कौन कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यूज करती है। अब आप बोलोगे सर ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या होती है? तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या होती है, इसको हम इसी चैप्टर में आगे देखेंगे, अभी आगे डिटेल में समझेंगे इसको। तो क्या क्या होती है, एक दो नाम बताता हूँ, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन वगैरह। अभी आपको समझ नहीं आएगी, बाद में समझ आएंगी। तो अब आप बोलोगे सर इसकी अंडरस्टैंडिंग ले क्यों रहा है ऑडिटर? ये डाउट आ सकता है ना आपको कि सर ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की अंडरस्टैंडिंग लेके करेगा क्या, क्यों ले रहा है? तो ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की एंटिटी कौन कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यूज करिए, क्यों? जब एंटिटी क्या करेगी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यूज करेगी ना, तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को यूज करने की वजह से क्या होता है, उनकी से कुछ स्पेशल रिस्क आती है, उनसे क्या आती है, कुछ न्यू स्पेशल रिस्क आती हैं। तो ऑडिटर को वो भी देखना होगा कि उन स्पेशल रिस्क के रिगार्डिंग एंटिटी ने कंट्रोल्स अच्छे से लगा रखे हैं या फिर नहीं, इस कारण से अंडरस्टैंडिंग लेगा। तो इसका लॉजिक बता दिया। और लास्ट फालतू से है असेसिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ आईटी एनवायरनमेंट। जब वो अंडरस्टैंडिंग ले रहा है तो वो ये भी देखेगा कि इसका आईटी एनवायरनमेंट कितना कॉम्प्लेक्स है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा ना तो ऑडिटर खुद भी अच्छे से रिस्क असेस ही नहीं कर पाएगा। आप खुद बताओ, क्या ऑडिटर को ज्ञान होता है क्या टेक्नोलॉजी का अच्छे से? ऑडिटर को तो खुद को ज्ञान नहीं होता सीए को। तो अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होना तो ऑडिटर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं ले पाएगा, मतलब ऑडिटर अच्छे से रिस्क असेस नहीं कर पाएगा। और जब वो अच्छे से रिस्क असेस नहीं कर पाएगा तो ऑडिटर बताओ कैसे देखेगा, तो ऑडिटर कैसे देख पाएगा कि उसके रिगार्डिंग, आईटी एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग जो कंट्रोल्स लगाए गए हैं वो अच्छे हैं कि नहीं, जो रिस्क असेस नहीं कर पाते। तो ऐसे केस में से क्या करना पड़ेगा, अगर ऑडिटर को पता लगता है कि आईटी एनवायरनमेंट क्या है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। किसकी? एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी बस। तो ये बताया गया। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ कि की कंसिडरेशन, किन बातों का ध्यान रखना है, की एरियाज। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब क्या आ रहा है, देखो आइडेंटिफाइंग द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूसेज ऑफ आईटी। हमने क्या देखा था, ऑडिटर क्या अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, देखो अंडरस्टैंडिंग वाले में आईटी रिस्क क्या क्या हो सकती है, तो वो हम देखने जा रहे हैं। रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी कि क्या क्या रिस्क हो सकती है टेक्नोलॉजी को यूज करने की वजह से। तो देखो एकदम ईजी है, क्या हो सकता है, अनऑथराइज एक्सेस टू डाटा। अगर ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, तो जो हैकर है वो क्या कर सकता है, एंटिटी की, ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजी को हैक करके उसके डाटा को एक्सेस कर सकता है। और क्या कर सकता है, डाटा को एक्सेस करके उस डाटा में चेंजेस कर सकता है और उसका डाटा लॉस कर सकता है, मतलब डाटा को डिलीट भी कर सकता है। और क्या कर सकता है हैकर, एंटिटी की टेक्नोलॉजी को हैक करके, बताओ और क्या कर सकता है, अनऑथराइज्ड चेंजेस टू आईटी एप्लीकेशन। मतलब क्या करेगा, एंटिटी की टेक्नोलॉजी को हैक करके जो आईटी सिस्टम है ना, उसकी जो प्रोग्रामिंग हो रखी है, जो कोडिंग हो रखी है, उसको ही चेंज कर देगा। और जैसे ही प्रोग्रामिंग या कोडिंग चेंज हो गई ना, तो आईटी सिस्टम क्या करेगी, पूरा गलत काम करेगी, पूरा का पूरा। तो ये काम भी कर सकता है हैकर। और क्या होगा, और क्या रिस्क आ सकती है, देखो और क्या सकता है, एक्स्ट्रा एक्सेस। क्या लिखा हुआ है, पॉसिबिलिटी ऑफ आईटी पर्सनल गेनिंग एक्स्ट्रा एक्सेस। कि ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही क्या कर दे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के एम्प्लॉयज ही क्या कर ले, एक्स्ट्रा एक्सेस कर ले, मतलब आईटी सिस्टम को एक्सेस करके उसमें चेंजेस कर दे। तो ये रिस्क हो सकती है, तो इसके रिगार्डिंग आपको कंट्रोल लगाने पड़ेंगे। और एक लास्ट और देखो क्या है, फेलर टू मेक नेसेसरी अपडेट टू आईटी एप्लीकेशन। कि जैसे जैसे बिजनेस में चेंजेस हो रहे हैं वैसे वैसे में क्या करना होता है, अपने आईटी सिस्टम में भी अपडेट करना होता है। अगर मान लो एंटिटी ने क्या नहीं किया, जैसे जैसे बिजनेस में चेंजेस हो रहे हैं लेकिन एंटिटी ने अपनी टेक्नोलॉजी में अपडेट नहीं किया, तो टेक्नोलॉजी गलत काम करके ही देगी। तो ये एक ये रिस्क और होती है। तो ये सारी हमने रिस्क भी देख ली। तो ये होगी रिस्क, एकदम ईजी थी, एकदम लॉजिकल, एकदम लॉजिकल, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि बहुत स्पेशल बात मैंने आपको बताई हो। अब इसका भी आप क्या देख लो, निमोनिक देख लो रिस्क राइजिंग वाले का। इसका लिखो अनऑथोराइज्ड एफडी में, अनऑथराइज एफडी में, अनऑथराइज देखो, तो अनऑथराइज से क्या हो गया, अनऑथराइज एक्सेस, अनऑथराइज चेंजेस टू आईटी एप्लीकेशन, अनऑथराइज चेंजेस टू डाटा। फिर एफ से क्या हो गया, फेलियर टू मेक नेसेसरी अपडेट, डी से डाटा लॉस, और एम से मैनुअल इंटरवेंशन, और ई से एक्स्ट्रा एक्सेस। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ कि क्या क्या रिस्क आएंगे। अब देखो हमारी हेडिंग क्या चल रही है, आइडेंटिफाइंग द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूसेज ऑफ आईटी। इसी के अंदर दूसरा टॉपिक आईटी डिपेंडेंसीज। अब आप बोलोगे सर ये आईटी डिपेंडेंसी टॉपिक इस आइडेंटिफाइंग द रिस्क में क्यों आ रहा है, इस वाली हेडिंग में क्यों आ रहा है। तो ये जैसे मैं आपको समझाऊंगा आपको समझ आ जाएगा कि आईटी डिपेंडेंसी वाला टॉपिक इस हेडिंग में क्यों आ रहा है। अब देखो सबसे पहले बताया जा रहा है कि आईटी डिपेंडेंसी क्यों क्रिएट होती है, कि एंटिटी जब टेक्नोलॉजी यूज करती है तो एंटिटी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो जाती है। तो ऐसा क्यों, तो ये बता रखा है आईटी डिपेंडेंसीज आर क्रिएटेड क्यों होती है, व्हेन आईटी इज यूज्ड टू इनिशिएट, ऑथराइज, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट द ट्रांजैक्शंस।
बताओ आईटी डिपेंडेंसी क्यों क्रिएट होती है? जब ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, अपने सारे काम ही टेक्नोलॉजी से कर रही है। एंटिटी क्या कर रही है? कंट्रोल्स लगा रही है तो टेक्नोलॉजी से लगा रही है। एंटिटी क्या कर रही है? रिकॉर्डिंग कर रही है, टेक्नोलॉजी से कर रही है। एंटिटी अगर रिपोर्ट बना रही है कुछ तो टेक्नोलॉजी से बना रही है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, एंटिटी टेक्नोलॉजी पर भयंकर रूप से डिपेंड हो जाती है। तो इसे बोला जाता है आईटी डिपेंडेंसीज। अब हम देखने जा रहे हैं इसमें ऑडिटर का क्या काम है, तो वो बताया गया सेकंड पॉइंट में कि आइडेंटिफाइंग दी आईटी डिपेंडेंसीज हेल्प दी ऑडिटर की, यहाँ पे ऑडिटर की बात हो रही है। आइडेंटिफाइंग दी आईटी डिपेंडेंसीज हेल्प दी ऑडिटर, किसमें? टू आइडेंटिफाई दी एंटिटीज रिलायंस अपॉन आईटी। सबसे पहले तो फालतू पॉइंट बता दिया कि एंटिटी कितना डिपेंड है, ऑडिटर को पता लग जाएगा। ऑडिटर को पता लग जाएगा जो एंटिटी है वो टेक्नोलॉजी पर कितना डिपेंड है। और दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा ऑडिटर को क्या पता लगेगा कि आइडेंटिफाई दी रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूसेज ऑफ आईटी। अब ऑडिटर को ये भी पता लग जाएगा कि इस एंटिटी में रिस्क कितनी है, टेक्नोलॉजी से होने वाली रिस्क कितनी है। अगर ये बताओ, आप खुद सोचो, अगर एंटिटी टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा डिपेंड होगी, एंटिटी क्या होगी, सारे काम ही टेक्नोलॉजी से कर रही है, तो ऊपर जो हमने रिस्क बढ़ी, आईटी रिस्क बढ़ी, ये भी कहूँगी इनके होने के चांस भी तो ज़्यादा होंगे। अगर एंटिटी क्या करे, सारे के सारे काम ही टेक्नोलॉजी से कर रही है तो, और कम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है तो ऊपर वाली आईटी रिस्क होने के चांस भी कम होंगे। तो इस कारण से ऑडिटर क्या देखता है, आईटी डिपेंडेंसी, ये रीजन है। तो ये हमने देख लिया। अब देखो बीच में फालतू सा टॉपिक आ गया, 5 टाइप्स ऑफ आईटी डिपेंडेंसीज। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टेक्नोलॉजी को यूज करने की वजह से किन किन कामों के लिए टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो जाती है। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किन किन कामों के लिए टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन आईसीएन यहाँ पे क्या दे दिए, 5 काम दे दिए आपको, 5 काम बता दिए जिनके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, किस पर डिपेंड हो जाती है, टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो जाती है। तो वो 5 काम कौन कौन से हैं? तो ये फालतू से है, इससे ऑडिटर को कोई मतलब नहीं होगा। तो देखो एक एक देखते जाओ। कैलकुलेशन, कोई भी कैलकुलेशन करनी हो, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, एंटिटी को कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो कौन कर देती है, टेक्नोलॉजी। इस कारण से एंटिटी कैलकुलेशन के लिए टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो जाती है। रिपोर्ट्स बनाने के लिए एंटिटी को अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनानी है पुराने 5 सालों की, तो एंटिटी किस पर डिपेंड हो जाएगी, टेक्नोलॉजी पर। एंटिटी क्या करेगी, सारी रिपोर्ट कैसे बनाएगी, टेक्नोलॉजी से बनवाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी एकदम डिटेल में रिपोर्ट बना के देगी। तो रिपोर्ट बनाने के लिए एंटिटी क्या हो जाती है, टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो जाती है। फिर क्या है, कंट्रोल्स लगाने के लिए, अब इसको समझा देता हूँ डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल परचेस ऑर्डर अप्रूवल, आप जानते हो एक कंट्रोल का नाम होता है परचेस ऑर्डर अप्रूवल। तो ये काम भी कौन कर सकता है, टेक्नोलॉजी कर सकती है। कैसे कर सकता है, मान लो किसी व्यक्ति को क्या करना है, प्रोडक्ट ए परचेस करना है, प्रोडक्ट ए की 500 यूनिट्स क्या करनी है, परचेस करनी है किसी व्यक्ति को, तो क्या कर देगा, टेक्नोलॉजी को क्या कर देगा, रिक्वेस्ट डाल देगा, इसको क्या कर देगा, परचेस रिक्वेस्ट डाल देगा, परचेस रिक्वेस्ट कि हमें क्या करनी है, 500 यूनिट्स परचेज करनी है प्रोडक्ट है। अभी टेक्नोलॉजी क्या कर देगी, टेक्नोलॉजी चेक करेगी सबसे पहले तो कि ये 500 यूनिट्स परचेज करने की नीड है कि नहीं, और जैसे ये चेक कर लेगी उस अकॉर्डिंग क्या कर देगी, इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगी। लेकिन और क्या करेगी टेक्नोलॉजी, मान लो इस प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट का ही बहुत बड़े अमाउंट में आई, मान लो ये रिक्वेस्ट आई 5000 यूनिट्स की, कितनी आई, 5000 यूनिट्स। तो टेक्नोलॉजी क्या करेगी, मान लो इन्वेंट्री चेज की 0 पड़ी है, फिर भी क्या करेगी, इस रिक्वेस्ट को क्या कर देगी टेक्नोलॉजी, जो हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लोग हैं उनको रिक्वेस्ट को क्या कर देगी, फॉरवर्ड कर देगी, क्योंकि क्या रही है रिक्वेस्ट, बहुत बड़े अमाउंट की आ रही है, बहुत बड़े अमाउंट की। तो इस कारण से क्या कर देगी टेक्नोलॉजी, इस रिक्वेस्ट को जो हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उनको फॉरवर्ड कर देगी, फिर वो लोग देखेंगे कि हमें तो इसको अप्रूव करना है कि नहीं करना। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी क्या कर देती है, कंट्रोल्स का भी काम कर देती है। तो ये था थर्ड कंट्रोल। फिर देखो नेक्स्ट सिक्योरिटी लगाने का काम भी कौन कर देती है, टेक्नोलॉजी लगा देती है। कि मान लो टेक्नोलॉजी को क्या कर सकता है, बताओ मैंने क्या बताया था, एक रिस्क कि कोई भी आरा गहरा बंदा क्या कर सकता है, टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकता है, कोई भी आरा गहरा बंदा टेक्नोलॉजी को एक्सेस करके उसमें इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकता है। तो टेक्नोलॉजी क्या कर देगी, सिक्योरिटी लगा देगी। कैसे, टेक्नोलॉजी क्या कर देगी, सभी लोगों को यूजर आईडी असाइन कर देगी, और क्या कर देगी, उनके रोल डिफाइन कर देगी, कि भाई जो लो लेवल एम्प्लॉयज है कैसे करेगी, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सबको यूजर आईडी असाइन कर दी। फिर क्या करेगी टेक्नोलॉजी, रोल्स असाइन कर देगी। कैसे, जैसे लो लेवल एम्प्लॉयज होंगे उनको बोल देगी भाई आप तो एक्सेस ही नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी का, जो लो लेवल एम्प्लॉयज हैं वो तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उनसे ऊपर वाले होंगे वो एक्सेस तो कर पाएंगे, लेकिन क्या कर पाएंगे, ओनली रीड कर पाएंगे इन्फॉर्मेशन को। और जो सबसे हाई लेवल के लोग होंगे, सबसे हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लोग होंगे, वो क्या कर पाएंगे, इन्फॉर्मेशन को रीड भी कर पाएंगे और एडिट भी। इस तरह से क्या करती है टेक्नोलॉजी, खुद ही क्या कर देती है, सिक्योरिटी भी लगा देती है। और लास्ट फालतू से इंटरफेस कि डाटा ट्रांसफर कौन कर देता है, टेक्नोलॉजी कर देती है, कि एक सिस्टम से दूसरे में क्या करना है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा ट्रांसफर करना है, तो ये काम भी टेक्नोलॉजी कर देती है। तो ये हमने देख लिया 5 टाइप्स ऑफ आईटी डिपेंडेंसीज। इसका भी आपको निमोनिक बनाना हो तो बना लो, क्या, स्केरी, ऐसे सिक्योरिटी, सी से कैलकुलेशन, ए से ऑटोमेटेड कंट्रोल, आर से रिपोर्ट और आई से इंटरफेस। तो ये भी कंप्लीट हो। अब देखो, अब हमें मेन चीज देखनी है, ऑडिटर को क्या देखना है
क्या जनरल आईटी कंट्रोल्स टू एड्रेस द रिस्क रिलेटेड टू आईटी डिपेंडेंसीज। कि एंटिटी क्या कर रही है, सारा काम क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी से कर रही है, तो उससे बहुत सारी आईटी रिस्क आ रही है। तो उसके लिए क्या जनरल आईटी कंट्रोल्स, मतलब जनरल आईटी कंट्रोल्स मतलब ये कंट्रोल्स तो होने ही होने चाहिए। तो क्या होने चाहिए, तो देखो अब इसको हम सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे नहीं क्या क्या दे रखे हैं, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव एंड कंट्रोल्स, दो चीज़ें रखी है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव एंड कंट्रोल्स। अब आप बोलोगे सर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका मतलब है कि हम कंट्रोल्स क्यों लगा रहे हैं, किस रिस्क से बचने के लिए कंट्रोल्स लगा रहे हैं, वो होता है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। तो अभी हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहला क्या देखो, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सेस सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव। कि हम कंट्रोल क्यों लगा रहे हैं, कंट्रोल क्यों लगा रहे हैं, देखो एक रिस्क क्या आती है, एक रिस्क क्या आती है, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा आराम से। क्या रिस्क आती है कि एंटिटी के लोग क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एक्सेस कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, आईटी सिस्टम का एक्सेस करके वहां पे इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए हम कंट्रोल लगा रहे हैं कि एक्स्ट्रा एक्सेस ना हो, एक्सेस सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे कंट्रोल्स क्या लगेंगे, तो बोला गया कि इसके लिए क्या करे एंटिटी, क्या करे ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे पॉलिसीज बनाए, और क्या करे पॉलिसी तो बनाई दे, और क्या करे जब जब कभी भी कोई क्या करे एक्सेस रिक्वेस्ट करे ना, जैसे कोई क्या करे आईटी सिस्टम में एक्सेस रिक्वेस्ट करे ना, तो वो क्या हो, प्रॉपर्ली ऑथोराइज्ड बाय मैनेजमेंट, मतलब टॉप लेवल का मैनेजमेंट क्या करे, उस एक्सेस को क्या करे, अप्रूव करे। मतलब जैसे ही कोई बंदा क्या करने जा रहा है, आईटी सिस्टम को एक्सेस करने जा रहा है ना, तो ऐसे नहीं कि उसको तुरंत एक्सेस मिल जाए, नहीं, उसको क्या करे, टॉप मैनेजमेंट का बंदा भी क्या करे, उसको अप्रूव करे, वो रिव्यू करके देखे कि हाँ भाई सही बंदा तो एक्सेस कर रहा है ना, और फिर वो क्या कर दे, उस एक्सेस रिक्वेस्ट को अप्रूव करे। तो इतना सिंपल सा बताया गया है। अगला देखो क्या है, अगला क्या है, प्रोग्राम चेंज ऑब्जेक्टिव। ये कंट्रोल हम क्यों लगाने जा रहे हैं, देखो मैंने क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, एक रिस्क, क्या रिस्क रहती है, फेलियर टू मेक नेसेसरी अपडेट, कि जैसे जैसे बिजनेस में चेंजेस होते हैं वैसे वैसे में क्या करना रहता है, आईटी सिस्टम में भी अपडेट करना पड़ता है। अगर भूल गए तो आईटी सिस्टम क्या करेगा, गलत काम करके देगा। तो इस कारण से भी हमें क्या करना है, इस कारण से हमें कंट्रोल लगाने हैं। तो इसमें क्या करना रहेगा, इसमें भी क्या बोला कि एंटिटी को क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी बनानी रहेगी, क्या करना रहेगा, पॉलिसी बनानी रहेगी। और दूसरा काम, जब कभी भी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे जैसे कह रहे हो आपके बिजनेस में चेंजेस, तो आप क्या कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो, तो चेंजेस भी क्या होने चाहिए, एडुकेटली ट्रैक्ड होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी जाके कुछ भी चेंजेस कर रहा है, आईटी सिस्टम में कुछ भी अपडेट कर रहा है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, टॉप मैनेजमेंट क्या करे, खुद रिव्यू करे कि जो अपडेट किया गया है, जो अपडेशन किया गया है आईटी सिस्टम में, वो सही है कि नहीं है, ये भी चेक हो। और लास्ट देखो क्या है, डाटा सेंटर ऑब्जेक्टिव। तो ये कंट्रोल हम क्यों लगा रहे हैं, याद करो, एक रिस्क क्या थी, डाटा लॉस की, कि डाटा क्या हो सकता है, डाटा डिलीट हो सकता है, आईटी सिस्टम से क्या हो सकता है, डाटा डिलीट। इस कारण से हम क्या लगा रहे हैं, डाटा सेंटर ऑब्जेक्टिव। तो इसमें भी क्या बोला कि पॉलिसीज बनाओ, एंटिटी क्या करे, पॉलिसीज बनाए, ये कंट्रोल लगा, और क्या करना है, डाटा का अप्रोप्रिएटली बैकअप लेना है, क्या करना है, डाटा का बैकअप लेते रहना है, ताकि गलती से डाटा डिलीट भी हो जाए तो आप बर्बाद ना हो। तो ये सब करना है आपको। तो देखो कितना लॉजिकल था ये। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया रिस्क राइजिंग वाला, और ये आपको समझ भी आ गया होगा अब कि आईटी डिपेंडेंसी वाला टॉपिक इसी टॉपिक में क्यों आया, इसी हेडिंग में क्यों आया। ये कोई बताता नहीं है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, ये समझ भी नहीं आते स्टूडेंट को। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, साइबर रिस्क। इसको मैं कहाँ से करवा रहा हूँ आपको, इस टॉपिक को मैं आपको अपने नोट से करवा रहा हूँ। पहले ये बता दो तुम साइबर रिस्क क्या सीखने जा रहे हैं। तो साइबर रिस्क किसकी बात करेगा, देखो हमने एक रिस्क देखी थी, रिस्क राइजिंग फ्रॉम, कि हैकर क्या कर सकते हैं, आपके आईटी सिस्टम को हैक करके आपके डाटा का एक्सेस ले सकते हैं, उसको चेंज वगैरह कर सकते हैं, डाटा को डिलीट कर सकते हैं। तो ये जो हैकर है ये कैसे कैसे अटैक करते हैं वो बता रखा है यहाँ पे, वो बता रखा है कि कैसे कैसे अटैक करते हैं, उन अटैक के नाम क्या है, उन अटैक में होता क्या है वो बता रखा है। मतलब कोई काम का नहीं है, बस इस चैप्टर को बड़ा बनाने के लिए ऐसे नहीं यहाँ पे डाल दिया। तो ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइबर रिस्क। तो देखो साइबर अटैक, तो साइबर अटैक की सबसे पहले देखो क्या कर दी, मीनिंग दे दी कि क्या होता है साइबर अटैक में। जो हैकर होता है वो क्या करता है, आईटी सिस्टम को अनऑथराइज एक्सेस करके क्या करता है साइबर अटैकर, आईटी सिस्टम का अनऑथराइज एक्सेस लेकर के क्या करता है, डाटा को डिलीट कर देता है, चोरी कर लेता है, या फिर उसको चेंज कर देता है। तो अभी कैसे कैसे होते हैं वो बता रखा है। सबसे पहला जो साइबर अटैक होता है इसका नाम क्या है, मेलवेयर। मेलवेयर में क्या किया जाता है, जो हैकर होता है वो क्या करता है, कोडिंग करके या प्रोग्रामिंग करके आपके कंप्यूटर का क्या करता है, हैक कर लेता है, उसको हार्म करता है, डाटा को डिलीट करता है, चोरी करता है, या फिर चेंज कर देता है। ये होता है मेलवेयर। अब आप बोलोगे सर ये समझ ही नहीं आया मेलवेयर, तो ये कब समझ आएगा आपको, जब हम इसके टाइप्स देखेंगे। टाइप्स हम देखेंगे ना, अब आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मेलवेयर का देखो पहला टाइप क्या है, मेलवेयर का पहला टाइप रैनसमवेयर। अब रैनसमवेयर को सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताता हूँ। ये क्या है, किडनैपिंग करना, फिरौती करना, किडनैपिंग करके क्या करना, फिरौती मांगना, ये होता है रैनसमवेयर। तो इसमें क्या करता है, देखो इसके अंदर हैकर क्या करता है, एंटिटी की टेक्नोलॉजी को हैक करके फिर क्या करता है, एंटिटी के डाटा को, इन्फॉर्मेशन को एनक्रिप्ट कर देता है। डाटा को एनक्रिप्ट करने का मतलब एंटिटी के डाटा को क्या कर देता है, वो कोड लैंग्वेज में बदल देता है। कोड लैंग्वेज में इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन उस डाटा को यूज ही नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। फिर वो क्या करता है, जैसे ही एंटिटी के डाटा को कोड लैंग्वेज में चेंज कर देता है, उसके बाद क्या करता है हैकर, एडवर्जरी मतलब हैकर, उसके बाद क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन से पेमेंट मांगता है, फिरौती मांगता है, बोलता है मेरे को 10 करोड़ रुपए दे, जैसे तू मेरे को क्या करेगा, रुपए देगा, मैं क्या कर दूंगा, तेरे को डिक्रिप्शन की दे दूंगा। डिक्रिप्शन, आप बोलोगे सर ये क्या है डिक्रिप्शन की,
तो बताओ हैकर ने क्या किया था, एंटिटी के डाटा को एनक्रिप्ट कर दिया था, मतलब कोड लैंग्वेज में चेंज कर दिया था, जिससे एंटिटी उस डाटा को यूज ही नहीं कर पा रही थी। तो डिक्रिप्शन की वजह से क्या हो पाएगा, डिक्रिप्शन की मदद से एंटिटी क्या कर पाएगी, अपने डाटा को वापस से कोड लैंग्वेज से नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाएगी। तो ये होती है डिक्रिप्शन की। तो क्या करता है हैकर, उससे रुपये मांगते, भाई रुपये दो, फिर मैं क्या करूंगा, तुमको डिक्रिप्शन की दे दूंगा। तो ये होता है रैंसमवेयर। अब देखो नेक्स्ट, ट्रोजन। इसका नाम तो गंदा लग रहा है, लेकिन आप सब अच्छे से जानते हो इसको, ट्रोजन को सब अच्छे से जानते हो। ये क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो दिखने में तो लगता है कि क्या है, हार्मलेस फाइल है, लेकिन क्या करते हैं, अपने आप को हार्मलेस फाइल के रूप में छुपा लेते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, हार्मलेस फाइल के रूप में छुपा लेते हैं। मतलब एक्चुअल में तो क्या होते हैं, वायरस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका फ्री डाउनलोड। आप क्या करते हो, कई बार कोई वेबसाइट से क्या करते हो, मूवी डाउनलोड करते हो, गेम डाउनलोड करते हो, लेकिन एक्चुअल में वो मूवी नहीं होती, गेम्स नहीं होते, क्या होते हैं एक्चुअल में, वो वायरस होते हैं। तो ये क्या है, ट्रोजन। अब एक और देखो, क्या फाइललेस मेलवेयर, नाम से पता चलता है फाइललेस। जैसे बताओ ट्रोजन में तो क्या हो रहा था, ट्रोजन में तो हमें फाइल डाउनलोड करे थे, वो फाइल से क्या आ रहा था, फाइल से ही वायरस आ रहा था। लेकिन फाइललेस मेलवेयर में कोई फाइल नहीं होती डाउनलोड। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके सिस्टम के अंदर ही, आपके लैपटॉप में, आपकी पेन ड्राइव में पहले से क्या कर दिया जाएगा, वायरस डाल दिया जाएगा। तो ये होता है फाइललेस मेलवेयर। लास्ट क्या है, मोबाइल मेलवेयर। जब ये सारी चीज़ें किस में हो, मोबाइल में हो, ये जब सारी चीज़ें किस में, मोबाइल में हो, आपके मोबाइल में हो जाए, तो इसको क्या बोल दिया जाता है, मोबाइल मेलवेयर। तो ये हमारा मेलवेयर वाला कंप्लीट हो गया। अब मेलवेयर के टाइप्स का अगर आप निमोनिक बनाना चाहो तो बना सकते हो। क्या, इसका बना लो आप, फाइललेस MTR। एक साउथ के एक्टर का नाम है जूनियर NTR। तो ये क्या हो गया, मेलवेयर का टाइप, फाइललेस MTR। अब देखो नेक्स्ट अटैक क्या है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। क्या है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, एकदम इजी है। इसमें क्या होता है, आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो नेटवर्क है, उस पर फॉल्स रिक्वेस्ट की क्या ला दी जाती है, बाढ़ ला दी जाती है। उस पर फॉल्स रिक्वेस्ट की बाढ़ ला दी जाती है, जिससे आपका बिजनेस इंटरप्ट हो जाता है, आपका बिजनेस कुछ टाइम के लिए बंद हो जाता है। समझाओ इसमें क्या होता है, इसमें हैकर आपके बिजनेस को रोकने के लिए, बंद करने के लिए क्या करता है, आपकी वेबसाइट पे क्या करेगा, लार्ज नंबर ऑफ फेक अकाउंट से एक साथ रिक्वेस्ट भेजेगा। एक साथ जब वो क्या करेगा, लार्ज नंबर ऑफ फेक अकाउंट से रिक्वेस्ट भेजेगा, तो आपकी वेबसाइट काम करना ही बंद कर देगी। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, बताओ, बिजनेस इंटरप्ट हो जाएगा। तो ये भी एकदम सिंपल सा है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी एकदम ईजी सा है, फिशिंग। ये क्या होता है फिशिंग में, इसमें क्या करता है हैकर, इसमें जो चोर है वो क्या करता है, ईमेल करके, SMS के जरिए, फोन करके क्या करेगा, एंटिस करेगा। एंटिस मतलब आपको उकसाएगा। क्या उकसाएगा, टू शेयर दी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। आपसे वो क्या मांगेगा, आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, आपके पासवर्ड, OTP वगैरह ये मांगता है। तो होती है फिशिंग। अब इसके भी कुछ टाइप्स है, लेकिन इसके टाइप्स एकदम ईजी हैं। क्या क्या, सबसे पहला क्या देखो, स्मिशिंग। मतलब इसमें क्या करता है, फ्रॉडुलेंट टेक्स्ट मैसेज। इसमें क्या करेगा, आपको फ्रॉडुलेंट टेक्स्ट मैसेज करके आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा। आपको लगेगा ये मैसेज तो क्या है, बड़े बड़े बैंक से आया है, इंश्योरेंस कंपनी से आया है, तो इस तरह से आपको लगता है। और दूसरा क्या देखो, विशिंग। देखो ऊपर वाला क्या था, SMS, मिसिंग, तो SMS, तो इससे क्या पता चला, फ्रॉडुलेंट टेक्स्ट मैसेज। इसमें क्या आ रहा है, देखो वी वर्ड, मतलब इसमें क्या करेगा, फ्रॉडुलेंट कॉल्स करेगा, फ्रॉडुलेंट आपको क्या करेगा, वॉइस कॉल करेगा। तो विशिंग, तो क्या करेगा, फ्रॉडुलेंट वॉइस कॉल, इसमें आपको कॉल करेगा हैकर, और क्या कर देगा, AI यूज करके क्या कर देगा, अपनी कॉल की आवाज, जो अपनी वॉइस है उसको चेंज कर देगा। तो आपको लगेगा अरे ये तो कौन बात कर रहा है हमसे, अमिताभ बच्चन बात कर रहा है। और फिर आप क्या कर दोगे, उसको सारी अपनी इन्फॉर्मेशन दे दोगे। वो क्या कर लेगा, अमिताभ बच्चन की आवाज करके आपसे सारी इन्फॉर्मेशन मांग लेगा। तो इस तरह से क्या करता है हैकर, आपसे इन्फॉर्मेशन ले लेता है। फिर क्या है, स्पीयर फिशिंग। नाम से क्या पता चल रहा है, भाला फेंकना। बताओ भाला कैसे फेंका जाता है, पहले एक टारगेट सेट किया जाता है, फिर भाला फेंका जाता है। इसी तरह से स्पीयर फिशिंग में भी क्या होगा, पहले टारगेट सेट किया जाएगा कि किस व्यक्ति को, किस ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद करना है। तो स्पेसिफिक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन किसको बर्बाद करना है, पहले वो टारगेट सेट किया जाएगा। फिर उसको क्या किया जाएगा, उसको SMS भेजा जाएगा, उसको मेल भेजी जाएगी, उसको वॉइस कॉल की जाएगी, इस तरह से। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, व्हेलिंग। नाम से पता चल रहा है, व्हेल क्या, सबसे बड़ी मछली। तो क्या करते हैं इसमें, जो ऑर्गेनाइजेशन के सबसे बड़े लोग होते हैं, सबसे बड़े लोगों को पकड़ा जाता है, सीनियर एम्प्लॉयज को। क्यों, उनके पास पैसा ज़्यादा होता है, उनके पास इंफॉर्मेशन भी सारी होती है, तो उनको टारगेट बनाया जाता है। ये होता है फिशिंग। तो ये फिशिंग में बता दिया मैंने। अब आ जाओ नेक्स्ट टाइप अटैक, क्या होता है, स्पूफिंग। इसमें क्या करता है, साइबर क्रिमिनल अपने आप को ट्रस्टेड सोर्स के रूप में छुपा लेता है। क्या है, देखो इसकी डेफिनेशन, साइबर क्रिमिनल अपने आप को ट्रस्टेड सोर्स के रूप में छुपा लेता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो, हमने फिशिंग में भी तो यही पढ़ा कि हमको ऐसा लगता है कि जो हमको कौन कॉल कर रहा है, अमिताभ बच्चन, जो मैसेज आ रहा है कहाँ से आ रहा है, बड़े बड़े बैंक से आ रहा है। तो इसमें और स्पूफिंग में क्या अंतर है, फिशिंग में और स्पूफिंग में क्या अंतर है। तो ये आपको डेफिनेशन से समझ नहीं आएगा, ये आप जब टाइप पढ़ोगे ना तब समझ आएगा, और एकदम इजीली समझ आ जाएगा। क्या होता है देखो, स्पूफिंग पहली क्या है, डोमेन स्पूफिंग। डोमेन स्पूफिंग में जो हैकर होता है वो क्या करता है, फेक वेबसाइट बना लेता है। क्या करता है, फेक वेबसाइट। एग्जाम्पल लूँ, जैसे मान लो एक वेबसाइट है abc.com। अब हैकर क्या करेगा, एक वेबसाइट बना लेगा abc1.com।
अब आपको बताओ कौन सी वेबसाइट खोलनी है, abc.com ओपन करनी है, लेकिन आप जल्दी जल्दी में थे, आपने गलती से क्या ओपन कर ली, abc1.com आपने ओपन कर ली। तो हैकर क्या करेगा, यहाँ पे आपसे इन्फॉर्मेशन मांगने लग जाएगा। वो गलती से अगर आपने इन्फॉर्मेशन भर दी या उसकी चीज़ों को जो जो मैसेज डालेगा उनको अलाउ कर दिया तो आपको बर्बाद कर देगा। ये होती है डोमेन स्पूफिंग। इसी तरह से क्या होती है ईमेल स्पूफिंग। इसमें क्या बनाता है, फेक ईमेल। जैसे मान लो एक ईमेल है abc@gmail.com, हैकर क्या बना लेगा abc1@gmail.com। तो इस तरह से होती है स्पूफिंग। जो हमने स्पूफिंग भी सीख लिया। तो ये देखो बहुत ज़्यादा अंतर है स्पूफिंग में और फिशिंग में, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये हमें कैसे पता चला, जब हमने स्पूफिंग की टाइप्स पढ़ी। अब आ जाओ नेक्स्ट, आइडेंटिटी बेस्ड अटैक। आइडेंटिटी बेस्ड अटैक, तो ये आपको एक एग्जांपल से समझ आएगा। एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल देखो। मिस्टर राम नाम का बंदा है, मान लो इसके 5 अकाउंट्स है, 3 अकाउंट्स है, 1 2 3, इसके 3 सोशल मीडिया अकाउंट है। अब बताओ जनरली हम क्या करते हैं, हम सभी अकाउंट का पासवर्ड सेम ही रखते हैं, सेम पासवर्ड। तो हैकर क्या करेगा, मान लो हैकर ने क्या कर लिया, इसके फर्स्ट अकाउंट को हैक कर लिया, तो हैकर क्या कर पाएगा, इसके इन दोनों अकाउंट को भी क्या कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा। क्यों, पासवर्ड सेम होगा, इस कारण से। तो ये बात यहाँ पे लिखी है कि जब यूजर क्रीडेंशियल्स, मतलब जब पासवर्ड क्या होता है, जब पासवर्ड हैकर के हाथ में लग जाता है तो हैकर क्या कर पाता है, उस व्यक्ति के मल्टीपल अकाउंट्स का एक्सेस ले पाता है। क्या कर पाता है, मल्टीपल अकाउंट्स का एक्सेस ले पाता है। तो बस इतना सा है आइडेंटिटी बेस्ड अटैक, ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखो, इनसाइडर थ्रेट। एकदम नाम से पता चल रहा है कि क्या, जब एम्प्लॉयजी क्या कर दे, जब एम्प्लॉयजी क्या हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरा बन जाए। एम्प्लॉयजी क्या कर दे, आपकी जो इन्फॉर्मेशन को चोरी करके आपके कंप्यूटर को दे दे, या एम्प्लॉयज क्या कर दे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर दे। तो एम्प्लॉयज भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये भी ये क्या होता है, खतरनाक साइबर अटैक होता है। और नेक्स्ट देखो, डीएनएस टनलिंग। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये अपना रेगुलर लेक्चर में मैं डिटेल में समझाता हूँ इसको, डीएनएस टनलिंग को। यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। देखो कभी कभी क्या होता है, आप कोई वेबसाइट खोलना चाहते हो, कभी कभी आपके साथ हुआ होगा, आप एक वेबसाइट ओपन करना चाहते हो, लेकिन क्या होता है, वो वेबसाइट ओपन ना होकर के दूसरी वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वेबसाइट आप ओपन करना चाहते थे, उसके क्या होते हैं, उसकी सिक्योरिटी मेजर्स, उसकी जो सिक्योरिटी होती है ना, ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो हैकर क्या करता है, उस वेबसाइट की, जो वेबसाइट आप खोलना चाहते थे, उसकी सिक्योरिटी को बाईपास कर देता है, और क्या करता है, वो अपनी जो वेबसाइट खुलवाना चाहता है उस वेबसाइट को खुलवा लेता है। और वहाँ पे आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। अगर आपने गलती से क्या कर दिया, उन चीज़ों को अलाउ कर दिया, तो वो आपको हैक कर देगा, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास चली जाएगी। इस तरह से ये होती है डीएनएस टनलिंग। तो थोड़ा स्पीड में बताया, हो सकता है समझ आया हो सकता है किसी को नहीं आया हो, लेकिन होता सबके साथ है। IoT बेस्ड अटैक, ये क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड अटैक। ये क्या होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मान लो आप क्या कर रहे हो, अपने मोबाइल डिवाइस से इंटरनेट के जरिए आप एसी कनेक्ट कर रहे हो, लाइट कनेक्ट कर रहे हो, घर के दरवाजे कनेक्ट कर रहे हो। तो ये क्या होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो क्या कर सकता है, जो हैकर है इनको हैक कर सकता है। तो ये हो गया IoT बेस्ड अटैक। तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो हमने सारे के सारे साइबर अटैक भी देख लिए, सारे के सारे देख लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। देखो सारे करवा दिए मैंने, एक कोई सा भी साइबर अटैक छोड़ा नहीं है कि रिवीजन वीडियो तो कोई छोड़ दिया, सारे बताए हैं। बट डीएनएस टनलिंग थोड़ा कम डिटेल में बताया है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क। अब आईसी ने जो पॉइंट दिए स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क, ये आईसी ने मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। अब इसमें ऑडिटर का भी काम रहेगा, लेकिन यहाँ पे अब वो क्या काम रहेगा मैं बता दूंगा, अब आप समझते जाओ। सबसे पहले क्या है, स्टेज 1 असेसिंग द साइबर रिस्क। बताओ ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर करना रहेगा एटलीस्ट द कॉमन थ्रेड्स। मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या करना रहेगा, ये जो साइबर अटैक हमने पढ़े ना, साइबर अटैक, इनको क्या करना रहेगा, असेस करना रहेगा। बताओ मैंने आपको क्या बता रखा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, मैनेजमेंट होता है, उसको भी क्या करनी पड़ती है, रिस्क असेस करनी पड़ती है। उसको भी तो क्या करनी पड़ती है, रिस्क असेस। क्यों, अगर वो रिस्क असेस ही नहीं करेंगे तो कंट्रोल से कैसे लगाएगा मैनेजमेंट। तो सबसे पहले उनको रिस्क असेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट को देखना है कि इतने सारे साइबर अटैक होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, या तो आईसी ने बहुत कम बता रखा है। तो ऑर्गेनाइजेशन को देखना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से थ्रेट हो सकते हैं। तो आईसी ने ये भी बता रखा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से थ्रेट होने के चांस होते हैं। तो एक तो रैंसमवेयर होने का होता है, एक फिशिंग हो सकता है, और एक कौन सा हो सकता है, इनसाइडर थ्रेट। तो एकदम लॉजिकल है। बताओ रैंसमवेयर में क्या होता है, किडनैपिंग करता है, वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को हैक करता है। तो बताओ ये वाला थ्रेट रैंसमवेयर ऑर्गेनाइजेशन भी तो होगा, ये हम जैसे लोगों के साथ थोड़ा ना होगा। तो रैंसमवेयर, फिशिंग में क्या किया जाता है, बताओ बड़े बड़े एम्प्लॉयज को, ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट बनाया जाता है। तो फिशिंग भी किसके साथ हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और लास्ट क्या था, इनसाइडर थ्रेट। मैंने क्या बताया था इनसाइडर थ्रेट में, कि एम्प्लॉयज क्या कर दे, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज क्या बन जाए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरा बन जाए। तो ये सारी चीज़ें किसके साथ हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, इनको असेस करना पड़ेगा कि हमारे में ये रिस्क आ सकती हैं। फिर क्या करना पड़ेगा, उनके लिए कंट्रोल लगाने होंगे। अब क्या कंट्रोल लगेंगे, ये बात आईसी ने कहा बता रखी है स्टेज थर्ड में,
कि कैसे इन रिस्क से बचा जाए, ये जो रिस्क आ रही है रैंसमवेयर, फिशिंग, इनसाइडर थ्रेड, इनसे बचा कैसे जाए, ये काम बता रखा है स्टेज 3। अब जो स्टेज 2 है ना, ये एकदम फालतू है, मतलब लॉजिकली फालतू है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो काम किया है, लेकिन लॉजिकली इससे ऑडिटर को कोई मतलब नहीं होगा स्टेज 2 से। देखो अब स्टेज 2 क्या है, इम्पैक्ट ऑफ साइबर रिस्क। इम्पैक्ट ऑफ साइबर रिस्क कि जब साइबर अटैक होगा तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, बिजनेस कितना बर्बाद होगा। जब एंटिटी पे, एक ऑर्गेनाइजेशन पे साइबर अटैक हो जाता है मान लो, तो वो एंटिटी कितनी बर्बाद होगी, तो ये बता रखा है। तो सबसे पहले बोला साइबर रिस्क आर नॉट एन इश्यू ऑफ IT अलोन, कि जब कोई साइबर अटैक होगा ना, तो ऐसे नहीं कि उसकी टेक्नोलॉजी खराब होगी एंटिटी की, सिर्फ टेक्नोलॉजी है वही खराब होगी, नहीं, पूरा का पूरा बिजनेस ही क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कैसे होगा, क्या होगा, देखो एक तो बिजनेस इंटरप्ट हो जाएगा। बताओ एंटिटी क्या करती है, सारा काम टेक्नोलॉजी से करती है, तो अटैकर ने क्या किया, अटैकर ने टेक्नोलॉजी को ही हैक कर लिया, तो एंटिटी का क्या हो जाएगा, एक तो बिजनेस इंटरप्ट हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, डाटा लॉस हो जाएगा, डाटा डिलीट कर देगा। जो हैकर है क्या कर सकता है, एंटिटी का डाटा डिलीट कर सकता है। और क्या सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, कि एंटिटी जो सीक्रेट फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो हैकर क्या कर सकता है, वो चोरी कर सकता है। और क्या हो जाएगा, और देखो खतरनाक चीज, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, कि हैकर क्या कर सकता है, एंटिटी की टेक्नोलॉजी को हैक करके जो इसमें कस्टमर का डाटा आ रहा है उसको लीक कर सकता है, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को लीक कर सकता है। और अगर ये हो गया ना कस्टमर की इन्फॉर्मेशन लीक, तो क्या होगा, अगर कस्टमर की इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, ब्रीच हो गई, लीक हो गई, तो क्या होगा, एंटिटी पर भयंकर क्या लग जाएगी, रेगुलेटरी कॉस्ट, मतलब भयंकर फाइन्स एंड पेनल्टी लग जाएंगे, एंटिटी पर भयंकर फाइन्स एंड पेनल्टी लग जाएंगे। और लास्ट देखो क्या लिखा हुआ है, इंसिडेंट रेस्पॉन्स कॉस्ट। अब बताओ एंटिटी के साथ कितनी भयंकर भयंकर चीजें हुई हैं। तो एंटिटी क्या हुआ है, हैकर ने इसकी टेक्नोलॉजी को हैक किया है, तो एंटिटी क्या करवाएगी, एक तो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाएगी, उसकी कॉस्ट लगेगी, एंटिटी को इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ेगी ना कि भाई किसने हैक किया, तो एक तो वो कॉस्ट, और दूसरा एंटिटी इतनी भयंकर बर्बाद हुई है, उसका बिजनेस इंटरप्ट हुआ है, उसका डाटा लॉस हुआ है, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन लीक होने से फाइन्स पेनल्टीज लगे हैं, तो इससे उभरने के लिए भी क्या लगेगी, इससे बचने के लिए भी, रिकवर करने के लिए एंटिटी की कॉस्ट लगेगी। इन सबसे भी एंटिटी को क्या करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा, तो वो कॉस्ट भी लगेगी। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ, और एकदम सिंपल से पॉइंट है इसके अंदर, एकदम सिंपल लैंग्वेज इनकी, तो इसका निमोनिक मैं नहीं बनवा रहा। अब देखो स्टेज 3, ये काम की स्टेज आ गई, मैनेजिंग द साइबर रिस्क। हमने क्या देखा था स्टेज 1 में, ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही थी, असेस कर रही थी, रिस्क असेस कर रही थी, क्या कर रही थी, रिस्क असेस, कि हमारे क्या क्या रिस्क हो सकती है, क्या क्या अटैक हो सकते हैं, जैसे रैंसमवेयर हो सकता है, फिशिंग हो सकती है, इनसाइडर थ्रेट हो सकता है स्पूफिंग हो सकता है फाइललेस मेलवेयर हो जाए। तो ये क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को असेस करना है। फिर अब क्या करना है, मैनेज करना है। तो मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, स्टेज 1 वाला काम, कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइबर रिस्क, की हमारे क्या क्या रिस्क आ सकती है, क्या क्या अटैक हो सकता है, रैंसमवेयर, इनसाइडर थ्रेट क्या क्या हो सकता है। उसके बाद क्या करना है, साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, एंड क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा एक साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। अब ये होता क्या है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, ये कैसे बनेगा, इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब देखो ऑडिटर का क्या काम है, ऐसे नहीं कहीं पे नहीं बताया, यहाँ पे ऑडिटर का काम मैं समझा देता हूँ। तो ऑडिटर ये देखेगा सबसे पहले तो कि मैनेजमेंट रिस्क असेस कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्यों, अगर ऑडिटर ने देखा मैनेजमेंट रिस्क की असेस नहीं कर रहा, तो यानी ऑब्वियस ही बात है कि मैनेजमेंट कंट्रोल से भी नहीं लगाएगा, वो कंट्रोल से नहीं लगाएगा, यानी वहाँ की टेक्नोलॉजी क्या होगी, बेकार होगी, यानी ऑडिटर उस टेक्नोलॉजी पर रिलाई नहीं कर पाएगा। तो ऑडिटर सबसे पहले देखेगा, क्या देखेगा कि मैनेजमेंट रिस्क असेस कर रहा है कि नहीं। फिर ऑडिटर देखेगा कि उस मैनेजमेंट ने साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कैसा है, जो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाया गया है इस रिस्क से बचने के लिए, साइबर अटैकर से बचने के लिए, जो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाया गया है मैनेजमेंट के द्वारा, वो कैसा है। वो अगर बहुत तगड़ा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तो क्या होगा, ऑडिटर क्या कर पाएगा, एंटिटी की टेक्नोलॉजी पर रिलाई कर पाएगा, अदरवाइज ऑडिटर एंटिटी की टेक्नोलॉजी पर रिलाई नहीं करेगा। अब देखो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा देखते जाओ। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को रिस्क आइडेंटिफाई करनी है। वही बात आ गई कि क्या क्या हम पे अटैक हो सकते हैं, हम पे रैंसमवेयर हो सकता है, हम पे फाइललेस मेलवेयर हो सकता है, हम पे इनसाइडर थ्रेट हो सकता है, हम पर फिशिंग हो सकती है, तो क्या क्या हो सकता है, ये चीज़ें देखनी है। और देखना है कि कौन से एरिया में इन रिस्क के होने के चांस है, इन अटैक के होने के चांस ज़्यादा हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे एरियाज होते हैं, तो कौन से एरियाज में इन अटैक के होने के चांस ज़्यादा हैं, ये देखना है। फिर क्या करना है, प्रोटेक्ट द रिस्क। अब क्या करना है, अब बताओ क्या करना है, कंट्रोल्स लगाने हैं। जैसे उन्होंने देख लिया क्या क्या रिस्क हो सकती है, अब क्या लगाने बताओ, कंट्रोल्स। अब आप बोलोगे सर कंट्रोल्स लगा दे बस काम खत्म, नहीं, कंट्रोल्स लगाते काम खत्म नहीं होगा। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में बहुत डिटेल में बात होगी, हम पूरा फ्यूचर की पूरी प्लानिंग करके चलेंगे, पूरी प्लानिंग। तो हम क्या कर लिए बताओ, कंट्रोल्स लगा लिए। अब क्या करेंगे, डिटेक्ट द रिस्क। इसका मतलब क्या है, डिटेक्ट द रिस्क का मतलब कि कंट्रोल्स लगाने के बाद भी मान लो अगर साइबर अटैक हो जाता है तो उसकी तैयारी हम पहले से रखेंगे। क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हो कि कंट्रोल्स लगाने से गारंटी नहीं हो जाती है कि अब अटैक होगा ही नहीं, अब रिस्क आएगी नहीं।
ऐसा गारंटी नहीं होती। तो अगर कंट्रोल लगाने के बाद भी अटैक हो जाता है तो उसको हम जल्द से जल्द कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे, कैसे पकड़ेंगे? क्यों बताओ, अगर मान लो साइबर अटैक हो गया, अगर आपको यही पता नहीं चल पा रहा कि हमें साइबर अटैक हो गया, तो वो साइबर अटैकर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को पूरा बर्बाद कर देगा, पूरा बर्बाद। तो आपको तो सबसे पहले तो क्या करना है, अगर साइबर अटैक हो जाता है तो उसको जल्द से जल्द क्या करना है, डिटेक्ट करना है, जल्द से जल्द उसको आपको पकड़ना है। फिर क्या करना है, देखो नेक्स्ट, अब आपने पकड़ भी लिया, अब क्या करना रहेगा, रेस्पॉन्ड टू द रिस्क। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में क्या करना रहेगा, ये तैयारी भी पहले करनी पड़ेगी, रेस्पॉन्ड टू द रिस्क, कि अगर मान लो कंट्रोल लगाने के बाद भी क्या हो जाता है, अटैक हो जाता है, और उसको हम क्या कर लेते हैं, टाइमली डिटेक्ट भी कर लेते हैं, टाइमली उस अटैक को पकड़ भी लेते हैं। तो पकड़ के करना क्या है, पकड़ के क्या करना रहेगा, उस अटैक को रोकना रहेगा, उस अटैक को तुरंत रोकना रहेगा, और उस अटैकर को पकड़ना होगा कि अटैकर है कौन, उसकी इन्वेस्टिगेशन करानी रहेगी, ये सब काम करना रहेगा। और क्या करना रहेगा, फ्यूचर का प्लानिंग करनी रहेगी, फ्यूचर की प्लानिंग, कि भाई हमने तो कंट्रोल लगाए थे, फिर भी अटैक क्यों हो गया, तो हमें क्या करना रहेगा, फ्यूचर की प्लानिंग करनी रहेगी कि फ्यूचर में कंट्रोल और क्या लगाने चाहिए, कि कंट्रोल को कितना इंप्रूव करना है ताकि फ्यूचर में अटैक ना हो, ये करना रहेगा। और लास्ट क्या है, रिकवर फ्रॉम रिस्क। अब बताओ, अगर हम कंट्रोल्स लगा लेते हैं, क्या कर लेते हैं, पहले से हम क्या कर देते हैं, कंट्रोल्स भी लगा लेते हैं, उसके बाद भी अगर अटैक हो जाता है और उसको हम टाइमली पकड़ भी लेते हैं, टाइमली पकड़ने के बाद उस अटैक को टाइमली रोक भी देते हैं, लेकिन फिर भी अटैक तो है ना आप पे, फिर भी क्या हुआ है, आप पर अटैक तो हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा नुकसान तो होगा ही, थोड़ा सा आपका बिजनेस इंटरप्ट होगा, थोड़ा सा आपका डाटा चोरी होगा, थोड़ा सा डाटा हैकर ने आपका डिलीट किया होगा, थोड़ा नुकसान तो ही होगा ना। तो उससे रिकवर करने के लिए भी आपको क्या करनी है, पहले से ही तैयारी करनी है कि किस तरह से हम रिकवर करेंगे ताकि बाद में आप डिप्रेशन में ना चले जाओ। इस तरह से क्या होगा, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनेगा। और अगर ये साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, तो क्या कर लेगा, आराम से टेक्नोलॉजी पर रिलाई कर लेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये भी हमने देख लिया साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, एकदम डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। अब देखो, ये फालतू सा टॉपिक डाल दिया इसे ने, कंट्रोल कंसीडरेशन फॉर साइबर रिस्क। बताओ हमने सेकंड पॉइंट में क्या देखा था, सेकंड पॉइंट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का, प्रोटेक्ट द रिस्क की एंटिटी क्या लगाती है, कंट्रोल्स लगाती है। तो आप बोलोगे कि सर आपने ऐसे क्यों बोला, एकदम फालतू सा टॉपिक। भाई यहाँ पे तो एंटिटी क्या बता रही है और आईसीआई के वाले क्या बता रहे हैं, हमें कंट्रोल्स बता रहे हैं कि कंट्रोल्स क्या लगाए जाएंगे, तो एकदम लॉजिकल टॉपिक हुआ। तो लॉजिकल तो होता, लेकिन आईसीआई ने क्या कर दिया, इसमें वाहियात चीजें डाल दी, एकदम वाहियात चीजें। आईसीआई ने कुछ बताया ही नहीं। तो अब मैं आपको समझाने के लिए मुझे डिटेल में इसको बताना पड़ेगा, तो मैं आपको समझाता हूँ इसको। तो आईसीआई ने यहाँ पे क्या बताया, आईसीआई ने क्या बताया, यहाँ पे कंट्रोल्स नहीं बताया कि क्या कंट्रोल्स लगाने हैं। आईसीआई ने क्या बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एरियाज होते हैं, तो उन एरियाज में अगर आप कंट्रोल्स लगाने जा रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, वो आईसीआई ने बताया। आईसीआई नहीं बताया कंट्रोल्स क्या लगाने हैं, आईसीआई ने बस ये बताया किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखो, सबसे पहला कंट्रोल्स अराउंड वेंडर सेटअप, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन क्या करने जा रही है, मैनेजमेंट वाले क्या करने जा रहे हैं, वेंडर सेटअप वाले एरिया में अगर कंट्रोल लगाने जा रहे हैं तो उनको किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का। और ये नहीं बताया क्या कंट्रोल्स लगेंगे, वो मेरे को बताना पड़ेगा आपको। तो देखो, सबसे पहले मैं एक दो तो बता दूंगा, नहीं तो डिटेल में तो क्या होता है, क्लास में डिस्कस होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा वरना। तो देखो, सबसे पहला क्या है, क्या बात ध्यान रखनी है अगर वेंडर सेटअप के रिगार्डिंग कंट्रोल लगाने, तो हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग चेंजेस टू मास्टर डाटा, हु इज रेस्पॉन्सिबल, क्या देखना है कि हमारे मास्टर डाटा में, ऑर्गेनाइजेशन के मास्टर डाटा में कौन कौन बंदा चेंज कर सकता है। आप बताओ, इस लाइन को पढ़ के आपको कुछ समझ आ रहा है क्या, 1% कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसको समझाता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ समझो, जो एंटिटी का आईटी सिस्टम होता है ना, उसमें क्या होता है, मास्टर डाटा होता है, उसमें क्या होता है, मास्टर डाटा होता है। अब मास्टर डाटा में क्या होता है, एंटिटी की वेंडर की डिटेल्स आती है, एंटिटी की क्या होती है, वेंडर की डिटेल्स होती है। अब मान लो हैकर क्या करे, एंटिटी के आईटी सिस्टम को हैक कर दे तो वो क्या कर पाएगा, इन वेंडर डिटेल्स को क्या कर पाएगा, चेंज कर देगा। अब बताओ, जैसे वो क्या कर देगा, हैकर इन वेंडर डिटेल्स को चेंज कर देगा, तो बताओ जो भी पेमेंट होगी किसके पास जाएगी, वेंडर के पास ना जाके किसके पास जाएगी, सारी की सारी पेमेंट हैकर के पास जाएगी। इस कारण से यहाँ पे कंट्रोल होना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या आया पॉइंट, किन बात का ध्यान रखना है कि हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग चेंजेस टू मास्टर डाटा, कि कौन कौन बंदा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो मास्टर डाटा को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे क्या कंट्रोल लगा दो, आप कंट्रोल लगा दो कि एक दो बंदे ही क्या कर सकते हैं, बस इस मास्टर डाटा में चेंज कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई छोटा से छोटा एम्प्लॉय भी क्या कर रहा हो, मास्टर डाटा में चेंज कर रहा हो। तो कंट्रोल लगा दो, जैसे एग्जाम्पल लूँ कि आप कंट्रोल लगा दो कि सिर्फ मिस्टर हरी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, सिर्फ मिस्टर हरी क्या कर सकता है, चेंज। अब देखो, एक पॉइंटर बता देता हूं इसमें मैं आपको, वोट सिस्टम आर यूज्ड टू इनिशिएट द रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस, कि अब बताइए जो मिस्टर हरी है जो क्या कर सकता है, ओनली मिस्टर हरी क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। लेकिन क्या बताओ, मिस्टर हरी खुद के मन से चेंज करेगा क्या, नहीं, मिस्टर हरी के पास कोई रिक्वेस्ट भेजेगा तभी तो वो चेंज करेगा। तो ये भी देखना है कि क्या सिस्टम यूज हो रहे हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सिस्टम यूज हो रहा है वो ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि है कि ना हो सके। क्यों, अगर मान लो सिस्टम आपका इतना बेकार हुआ कि सिस्टम को अगर मान लो हैकर ने क्या कर दिया, हैक कर दिया, तो वो क्या कर देगा, फिर आपके सिस्टम के जरिए हरी को रिक्वेस्ट भेजता जाएगा, और जो बेचारा मिस्टर हरी है ये क्या करता रहेगा, आपके मास्टर डाटा में चेंज करता रहेगा। इस कारण से ये भी आपको ध्यान रखना है।
वो लास्ट और देख लो, आर ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स डिफाइंड टू वेरीफाई द मॉडिफिकेशन, कि इसमें क्या बोला कि चेंजेस होने के बाद जैसे मिस्टर अली क्या कर दे, मास्टर डाटा में चेंजेस कर देना जैसे ही, उसके बाद क्या करें, जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं ना, टॉप मैनेजमेंट के लोग, वो क्या कर ले, इन चेंजेस को वेरीफाई भी कर ले कि जो चेंजेस हुए हैं वो सही तो है ना, ये भी कर ले, तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हो जाएगी। बस ये बताया यहाँ पे, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कंट्रोल्स अराउंड वेंडर सेटअप। दूसरा क्या है, कंट्रोल्स अराउंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा, क्यों, सेम ही है, देखो वो सिस्टम्स आर यूज्ड टू इनिशिएट आर ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल डिफाइंड टू वेरीफाई द ट्रांसफर, सेम ही है। ये किसकी बात हो रही है, अगर ऑनलाइन पेमेंट हो रही है तो उसकी बात। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, कंट्रोल्स अराउंड पैच मैनेजमेंट। इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने क्या बताया, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एरियाज होते हैं, जैसे हमने 2 एरिया देखे, क्या, वेंडर सेटअप का एरिया, ऑनलाइन पेमेंट वाला एरिया। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एरियाज होते हैं। तो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ एरियाज में क्या हो, कंट्रोल्स ज़्यादा अच्छे ना हो, तो क्या हो सकता है, हैकर क्या कर सकता है, उन एरियाज को हैक कर सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करना चाहिए बताओ, यहाँ पे क्या कंट्रोल होना चाहिए, तो यहाँ पे बताएगा कि एंटिटी क्या करे, यहाँ पे रन करे पीरियडिक वल्नरेबिलिटी स्कैन, मतलब क्या करती रहे एंटिटी, टाइम टू टाइम वल्नरेबिलिटी स्कैन कराती रहे। आप बोलोगे सर ये क्या होता है, वल्नरेबिलिटी स्कैन, तो ये क्या होता है, वल्नरेबिलिटी स्कैन में क्या होता है, इस स्कैन से पता लग जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे कौन से एरिया है जहाँ पे कंट्रोल्स एकदम बेकार हैं, ये पता लग जाता है। जैसे ही आपको पता लगा कि ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे हमारे कंट्रोल्स बेकार हैं, जहाँ पे हमारे कंट्रोल्स क्या हैं, बेकार हैं, तो एंटिटी क्या कर सकती है, एंटिटी क्या कर सकती है, वहाँ पे अपने कंट्रोल्स इंप्रूव कर सकती है। तो ये चीज़ और बता दी, तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो ये गंदा था टॉपिक में होना कंप्लीट हुआ, इसको ऐसे डिटेल में नहीं दिया, एकदम गंदी चीज़ डाली है यहाँ पे, ऐसे नहीं फालतू चीज़ें डाली है। अब आ जाओ नेक्स्ट, क्या है, देख नेक्स्ट टॉपिक, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अब मैं इसको याद दिलाता हूँ, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखो मैंने क्या बताया था, एक टॉपिक दिखाता हूँ आपको। देखो हमने टॉपिक देखा था अंडरस्टैंडिंग, कि की कंसिडरेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि जब ऑडिटर क्या करता है, आईटी एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेता है तो उसे किस किस बात का ध्यान रखना होता है। तो उसमें ऑडिटर क्या करता है, ये भी ध्यान रखता है कि जो एंटिटी है वो कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रही है कि नहीं कर रही है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। क्यों, क्योंकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को यूज़ करने की वजह से क्या होती है, कुछ स्पेशल रिस्क आती हैं, और स्पेशल रिस्क आती है तो वहाँ पे क्या होनी चाहिए, उन स्पेशल रिस्क के लिए स्पेशल कंट्रोल्स भी होनी चाहिए। इस कारण से हम क्या देखने जा रहे हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो देखो यहाँ पे आई थी नहीं 5 to 6 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज दे रखी है, एक एक करके अब इनको देख लेते हैं हम। सबसे पहली क्या है, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये क्या एकदम इजी सी है, कनेक्टिंग एनी डिवाइस टू द इंटरनेट, कि क्या करना अपने मोबाइल से इंटरनेट के जरिए अपने कॉफी मेकर्स को, वॉशिंग मशीन को, लाइट्स को, टीवी को, घर के दरवाजों को, कार के दरवाजों को क्या करना, अपने मोबाइल से इंटरनेट के जरिए कनेक्ट कर लेना। यही क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यही क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब इसकी बताओ रिस्क भी क्या होंगी, एकदम सिंपल सी, डिवाइस हाईजैकिंग, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक और डिवाइस थेफ्ट। कि भाई क्या हो सकता है, जो हैकर है वो क्या कर ले, जिस डिवाइस से आपने अपने लाइट्स वगैरह कनेक्ट कर रखी है, हैकर क्या कर सकता है, वो डिवाइस को हैक कर सकता है, वो हैक कर लिया तो आप बताओ सारा एक्सेस किसके पास चला जाएगा, हैकर के पास चला जाएगा। दूसरा क्या है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। जैसे हैकर ने क्या कर लिया, आपकी डिवाइस को हैक कर लिया तो आप तो क्या नहीं कर पाओगे, आप तो अपनी एसी वगैरह यूज ही नहीं कर पाओगे, क्यों, सारा एक्सेस किसके पास है, हैकर के पास। लास्ट क्या है, डिवाइस थेफ्ट, कि जिस मोबाइल डिवाइस से आपने क्या कर रखा, अपनी एसी वगैरह क्या कर रखी है, कनेक्ट कर रखी है, वो क्या सकता है, वो डिवाइस चोरी हो सकता है। तो ये सारी इसमें रिस्क आती हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ऑडिट इम्प्लीकेशन, ऑडिटर को क्या ध्यान देना है, तो बताओ IoT को यूज करने की वजह से जो रिस्क आ रही है तो ऑडिटर को देखना है उन रिस्क से बचने के लिए जो कंट्रोल्स लगाए हैं मैनेजमेंट ने वो इफेक्टिव है कि नहीं। ऑडिटर को तो बस ये देखना है जो कंट्रोल्स लगाए हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे बहुत ही स्पेशल बात बताई आई थी, क्या बोला कि ऑडिटर है वो, उसको थोड़ा टेक्नोलॉजी का ज्ञान होता है, ऑडिटर को थोड़ा टेक्नोलॉजी का पूरा ज्ञान है, और ये क्या है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, एकदम न्यू टेक्नोलॉजी है, तो ऑडिटर को थोड़ा पता होगा कि जो रिस्क आ रही है IoT को यूज करने की वजह से जो रिस्क आ रही हैं उनसे बचने के लिए क्या क्या कंट्रोल्स होने चाहिए, क्या क्या कंट्रोल्स होने चाहिए, ऑडिटर को ये ज्ञान थोड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या बताया, ऑडिट इम्प्लीकेशन में क्या बताया कि ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, जो पूरी ऑडिट फर्म है उसे क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी होगी, क्या लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ताकि वो क्या कर पाएँ, ये चेक कर पाएँ कि मैनेजमेंट ने जो कंट्रोल्स लगा रखे हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं। क्या करना पड़ेगा, पूरी ऑडिट फर्म को ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ये चेक करने के लिए कि मैनेजमेंट ने IoT के रिगार्डिंग, IoT से जो रिस्क आ रही है उनसे बचने के लिए जो कंट्रोल्स लगाए हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं। ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को ट्रेनिंग लेनी होगी। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा IoT, इतना सिंपल सा था। अब आओ नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप अच्छे से जानते हो क्या होती है, कोई भी ऐसी मशीन जो क्या कर सके, थिंक कर सके, लर्न कर सके, जो सोच सके और चीज़ों को याद कर सके। इसमें क्या होता है बताओ, AI में क्या होता है, प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम्स यूज होते हैं, क्या यूज होते हैं, कोडिंग करी जाती है, प्रोग्रामिंग करी जाती है, तब क्या होती है, यही काम करती है, जैसे ChatGPT वगैरह। अब इसकी रिस्क क्या है, एकदम सिंपल सी रिस्क है, डाटा सिक्योरिटी एंड डाटा प्राइवेसी। बताओ AI के पास क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन है, AI के पास सारी इन्फॉर्मेशन। तो अगर हैकर ने AI को हैक कर लिया तो सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास चली जाएगी, हैकर के पास। दूसरी रिस्क, ये तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल, क्या लिखा हुआ है,
इनएप्रोप्रिएट कन्फिग्रेशन। इनएप्रोप्रिएट कन्फिग्रेशन इसका मतलब क्या है बताओ। एआई वगैरह जो चैट जीपीटी वगैरह होती है उसमें क्या होती है, प्रोग्रामिंग करी जाती है, कोडिंग करी जाती है, तब वो काम करती है। लेकिन क्या हो अगर एआई की जो प्रोग्रामिंग हो वही क्या हो, गलत हो। अगर एआई की कोडिंग जो करी गई है वही गलत करी गई है तो एआई जो काम करके देगी वो भी क्या करके देगी, गलत करके देगी। चैट जीपीटी अगर मान लो प्रोग्रामिंग गलत होगी तो क्या होगा, अगर आप उसे कोई भी क्वेश्चन पूछोगे वो गलत आंसर देगा चैट जीपीटी, इस तरह से। तो ये बताया गया। अब देखो नेक्स्ट ऑडिट इंप्लीकेशन, ये भी एकदम लॉजिकल है, ये भी एकदम लॉजिकल बताया यहाँ पे। ऑडिट इंप्लीकेशन, ऑडिटर को क्या क्या ध्यान देना है। तो एक तो ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर शुड असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एल्गोरिथम्स। एक तो ऑडिटर को क्या क्या करना है कि जो प्रोग्रामिंग की गई है एआई के अंदर, जो प्रोग्रामिंग की गई है वो इफेक्टिव है कि नहीं। अब आपको डाउट आएगा सर ये ऑडिटर है बेचारा, इसको कैसे ज्ञान होगा कि जो प्रोग्रामिंग करी गई है, जो कोडिंग की गई है वो अच्छी है कि नहीं। ऑडिटर थोड़ा इंजीनियर है, इसको थोड़ा ज्ञान है कि कोडिंग कैसे करी जाती है। तो ऑडिटर कैसे चेक करेगा, तो अब आपको बताओ तुम ऑडिटर कैसे चेक करेगा। ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करी, एआई यूज करी है, तो ऑडिटर क्या करेगा, इस एआई को यूज करके देखेगा, इससे क्वेश्चन पूछ के देखेगा, तो पता लग जाएगा कि एआई कैसे जवाब दे रहा है, कैसे काम कर रहा है। इस तरह से ऑडिटर चेक कर लेगा। और ऑडिटर क्या चेक करेगा, ऑडिटर क्या करेगा, आउटपुट ये देखेगा, वेदर आउटपुट इज रिव्यूड। इसका मतलब क्या है, देखो क्या हो सकता है, मैनेजमेंट क्या कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, एआई यूज कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, एआई यूज कर रही है। अब क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर के लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग ही क्या कर सकते हैं, उस एआई की प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं, जिससे क्या हो एआई एकदम गलत काम करे। तो ऑडिटर ये दिखेगा कि मैनेजमेंट टाइम टू टाइम अपने एआई से जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको रिव्यू करता है कि नहीं, कि टाइम टू टाइम जो रिजल्ट आ रहा है एआई से उसको मैनेजमेंट टाइम टू टाइम रिव्यू करता है कि नहीं, जिससे पता लगता रहेगा हाँ कि भाई जो हमारा एआई है अच्छे से काम कर रहा है, किसी बंदे ने अभी तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बंदे ने इस एआई में छेड़छाड़ नहीं करी, ये पता लगता रहेगा। तो ऑडिटर को ये भी देखना है कि मैनेजमेंट ने सही से कंट्रोल तो लगा रखे ना। तो ये है बस, तो ये एआई भी हमारा कंप्लीट हो गया एआई। अब देखो ब्लॉकचेन, अब ये सबसे हार्ड है ब्लॉकचेन। इसको समझाने के लिए समझाता हूं मैं एग्जांपल से। इसमें क्या किया जाता है, ब्लॉकचेन में क्या किया जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अपनी इन्फॉर्मेशन को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है। क्या करता है, अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है। जैसे मान लो 3 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। ब्लॉकचेन में क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन अपनी इन्फॉर्मेशन को 3 ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है, और ये ब्लॉक्स क्या कर देते हैं, इन ब्लॉक्स को कनेक्ट कर देता है। कैसे, चेन के रूप में। जैसे चेन कनेक्ट होती है ना, एक चेन होती है, क्या होती है, आपस में कनेक्ट होती है पूरी चेन, और वो कितनी मजबूत होती है, आप जानते हो चेन कितनी मजबूत होती है। इसी तरह से ब्लॉकचेन में क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन अपनी इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है। उसके बाद उन ब्लॉक्स को एक चेन की तरह कनेक्ट कर देता है। आप बोलोगे सर चेन की तरह कनेक्ट, समझ नहीं आया। चेन की तरह कनेक्ट कैसे करता है, तो कैसे कनेक्ट करता है कि भाई जो फर्स्ट ब्लॉक है, मान लो फर्स्ट ब्लॉक में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, वो ब्लॉक की पूरी समरी सेकंड ब्लॉक में मिलेगी। सेकंड ब्लॉक में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसकी समरी कहाँ मिलेगी, थर्ड ब्लॉक में मिलेगी। और थर्ड ब्लॉक की जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसकी समरी कहाँ मिलेगी, फर्स्ट ब्लॉक में मिलेगी। इस तरह से ये ब्लॉक क्या होता है, आपस में कनेक्टेड होते हैं, मतलब इनमें सिक्योरिटी बहुत भयंकर होती है। जैसे समझाऊं कैसे होता है। अब हैकर मान लो क्या करता है, एक हैकर आ गया, ये क्या गया हैकर, उसने क्या कर लिया, मान लो फर्स्ट ब्लॉक को क्या कर दिया, हैक कर लिया। इसने क्या कर लिया, फर्स्ट ब्लॉक को हैक कर लिया। अब बताओ हैकर क्या करेगा, फर्स्ट ब्लॉक को हैक करके वो क्या करना चाहेगा, इस फर्स्ट ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन को चेंज करना चाहेगा। लेकिन ब्लॉकचेन होने के कारण, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होने के कारण क्या होगा, जैसे हैकर इस इन्फॉर्मेशन को चेंज करना चाहेगा ना, ये इन्फॉर्मेशन चेंज ही नहीं होगी। ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है इस इन्फॉर्मेशन को चेंज ही नहीं करने देगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट ब्लॉक इन्फॉर्मेशन है सेकंड ब्लॉक में भी आ रही है, इस कारण से हैकर इस इन्फॉर्मेशन को चेंज ही नहीं कर पाएगा। ये रीजन होता है, ये रीजन होता है। अब एक चीज और बता देता हूं कि ब्लॉक में जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है ना, मैंने क्या बताया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपनी इन्फॉर्मेशन को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर देती है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है ब्लॉक में, ये नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं होती कि कोई भी पढ़ ले, आप जाके पढ़ लो। ये क्या होती है, कोड लैंग्वेज में कर दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कोड लैंग्वेज में। फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है अपने कुछ स्पेशल लोगों को, सीनियर लोगों को, एकदम सीनियर लोगों को क्या कर देती है, डिक्रिप्शन की दे देती है। सिर्फ वही लोग क्या कर सकते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। इस तरह से होता है ब्लॉकचेन पूरा। तो पूरा ब्लॉकचेन मैंने बता दिया, पूरा कंप्लीट हो गया। अभी आपको दिखा देता हूं कैसे ब्लॉकचेन। देखो आप, तो क्या होता है ब्लॉकचेन, क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। बताओ यहाँ पे क्या करी जाती है, इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और क्या होता है, डेटा इज सिक्योर्ड थ्रू एनक्रिप्शन। क्या किया जाता है इसमें, बताओ इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी कैसे होती है, कोड लैंग्वेज में होती है। और ब्लॉक्स, देखो ब्लॉक्स को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, इस तरह से कनेक्ट किया जाता है ब्लॉक को चेन के रूप में, कि अगर कोई मान लो हैकर क्या करना चाहता है, उस ब्लॉक में मॉडिफिकेशन करना चाहता है, चेंज करना चाहता है, डिलीट करना चाहता है, तो वो चेंज ही नहीं कर पाएगा। ब्लॉक क्या कर देगा, उसकी इस रिक्वेस्ट को डिस्क्वालीफाई कर देगा। तो मैंने पूरा बता दिया था, वही बात यहाँ पे लिखी है। अब इसकी रिस्क क्या है, देखो रिस्क क्या है, क्या बताया गया, जो ब्लॉकचेन की ताकत है ना, जो ब्लॉकचेन की ताकत है वो इसकी कमजोरी है। क्यों, क्या है इसकी कमजोरी, इनएबिलिटी टू रिवर्स ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो ऑर्गेनाइजेशन ने गलती से एक ब्लॉक में क्या डाल दी, गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी। अब उनको क्या करना है, उसको डिलीट करना है, तो उसको डिलीट करने में इनके पसीने छूटेंगे। इस कारण से ये क्या है, इसकी बहुत बड़ी रिस्क भी है। और अगला क्या बता रखा है,
बस अब अगला देखो, एक रिस्क और है जो आईसी ने काम बताई, जो आईसी ने ऑडिट इम्प्लीकेशन में बताई। क्या है देखो, डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, ये रिस्क भी रहती है। आप बोलोगे सर कैसे डाटा प्राइवेसी, ये कैसे होगा डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी? मैंने क्या बताया कि जो ब्लॉक्स होते हैं, क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और ये इन्फॉर्मेशन भी कैसी होती है, कोड लैंग्वेज में होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के ओनली कुछ लोगों के पास क्या होता है, इन सारी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस रहता है। ऑर्गेनाइजेशन के ओनली कुछ एम्प्लॉयज के पास, एकदम सीनियर एम्प्लॉयज के पास क्या रहता है, इन इन्फॉर्मेशन का क्या रहता है, एक्सेस रहता है। तो मान लो क्या हो सकता है, ये जो सीनियर एम्प्लॉयज है इसमें से मान लो क्या निकल जाए, बदतमीज एम्प्लॉय निकल जाए, क्या निकल जाए, बदतमीज निकल जाए वो, तो वो एम्प्लॉय क्या कर सकता है, इस इन्फॉर्मेशन को लीक कर सकता है। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। तो देखो बस ये वाला जो पॉइंट था ये किसका था, रिस्क वाला पॉइंट था, जो आईसी ने कहा डाला, नीचे डाला। अब देखो ऑडिटर को क्या करना है, अब ऑडिटर का काम क्या है, तो ऑडिटर को क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या रिस्क हो सकती है, जो एम्प्लॉय क्या कर सकते हैं, डाटा लीक कर सकते हैं। तो ऑडिटर को देखना है कि इसके रिगार्डिंग अप्रोप्रिएट गवर्नेंस है ना, इसके रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स लगा रखे कि नहीं लगा रखे, ऑडिटर को इतना चेक करना है। और दूसरा देखो, दूसरी बात बहुत लॉजिकल बताई, दूसरी बात जो बताई वो बहुत लॉजिकल है। क्या, डिटरमाइन वेदर डाटा पुट इन ब्लॉकचेन विल एक्सपोज दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, किसका मतलब क्या हुआ कि वोटर क्या डिटरमाइन करेगा कि वेदर डाटा पुट इन ऑन ब्लॉकचेन विल एक्सपोज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। वोटर ये देखेगा कि ब्लॉकचेन के अंदर एंटिटी ने जो इन्फॉर्मेशन डाल रखी है वो ऐसा तो नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन लॉज एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट हो, वो इन्फॉर्मेशन लॉज एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट हो। कि ऐसा तो नहीं कि एंटिटी क्या कर रही हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या कर रही हो, एंटिटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करके क्या कर रही हो, काला धंधा कर रही हो, कोई काले धंधे कर रही हो। ये वोटर पता लगाएगा, ये चीज पता लगाएगा बस। तो ब्लॉकचेन भी हमारा कंप्लीट हुआ और यही सबसे हार्ड है बस। अब देखो नेक्स्ट एकदम इजी था, एनएफटी कोई यूज नहीं करता, इसको ऑर्गेनाइजेशन में कोई यूज नहीं करता, इसलिए देखो इस वाले में कहीं पर भी नहीं है, ऑडिट इम्प्लीकेशन कहीं पर भी नहीं है एनएफटी वाले में। क्यों, कोई यूज करते नहीं ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसकी मीनिंग, कोई भी चीज जो यूनिक हो वही क्या होगी एनएफटी। जैसे क्या होती है एनएफटी, डिजिटल असेट्स, जैसे कोई भी यूनिक फोटो, यूनिक वीडियो, यूनिक आर्ट। जैसे आपने देखा होगा क्या होती है, कोई भी डिजिटल गंदी से गंदी पेंटिंग बना देता है, डिजिटल पेंटिंग, तो वो क्या कहलाएगी, एनएफटी कहलाएगी। आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, अभी सर्च कर लेना गूगल पे डिजिटल असेट, आपके सामने आ जाएंगी गंदी गंदी पेंटिंग जो करोड़ों में बेच रहे होंगे वो लोग। तो ये होती है एनएफटी। अब देखो आगे क्या लिखा, एनएफटीज आर टोकन्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ यूनिक आइटम्स। ये क्या है, टोकन्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट, मतलब जैसे आपने क्या बना लिया, कुछ यूनिक चीज बना ली, कुछ यूनिक डिजिटल एसेट बना ली, वैसे वो आपकी एनएफटी नहीं बनेगी। जैसे आपने क्या कर ली, यूनिक गंदी पेंटिंग बना ली, तो वैसे आपकी एनएफटी नहीं बनेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, टोकन्स लेने पड़ेंगे। जैसे आपने टोकन ले लिया उस गंदी सी पेंटिंग के लिए, आप उसके ओनर माने जाओगे और वो आपकी क्या बन जाएगी, एनएफटी बन जाएगी। तो यही होता है बस एनएफटी। अब देखो इसकी फीचर्स दे रखा है एनएफटी के, जो हमने पढ़ लिए ऑलरेडी। क्या, ये डिजिटल एसेट होती है, ये यूनिक होती है, और एक स्पेशल बताया कि एनएफटी क्या हो सकती है, एक्सचेंज भी हो सकती है। हम क्या कर सकते हैं, इन गंदी पेंटिंग को बेच भी सकते हैं करोड़ों में, तो हम ये भी कर सकते हैं। तो ये हमारे की फीचर्स ऑफ एनएफटी भी हो गए। अब इसके रिस्क क्या होंगे, एनएफटी के चैलेंजेस क्या होंगे, कॉपीराइट। अब देखो एनएफटी क्या फालतू सी चीजें हैं, तो इसमें कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं होता इन चीजों का, तो इनमें क्या होंगे, झगड़े होंगे, इनमें लड़ाई झगड़े होंगे। दूसरा क्या है, मार्केट इसका कोई फैला हुआ नहीं है। बताओ एनएफटी आपने कभी देखा है कि इनका फिक्स मार्केट है, यहाँ पे ये चीजें बिकती हो, कहीं पे देखा है कोई इनका फिक्स मार्केट नहीं है। कोई जो बेवकूफ व्यक्ति होता है वो इन चीजों को खरीदता है, तो इसका मार्केट भी फैला नहीं है। और ऑनलाइन फ्रॉड, अब बताओ एनएफटी क्या है, डिजिटल असेट है, तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड भी हो सकते हैं इस कारण से। तो ये हो गया एनएफटी कंप्लीट, एकदम इजी सा था एनएफटी। अब आ जाओ लास्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आरपीए। आरपीए ये भी सिंपल सा है। आरपीए देखो नाम से क्या पता चलता है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। मतलब यहाँ पे रोबोट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे फिजिकल रोबोट की बात नहीं हो रही। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है सॉफ्टवेयर रोबोट्स की। और सॉफ्टवेयर रोबोट्स को सॉफ्टवेयर बोट्स भी बोला जाता है, सॉफ्टवेयर बोट्स। जैसे इसका एग्जाम्पल लूँ, टेलीग्राम बोट। टेलीग्राम बोट क्या करता है, जैसे मान लो आपके टेलीग्राम में भयंकर मैसेजेस आ रहे हैं, आपको क्या करना है, उस टेलीग्राम में से गंदे गंदे जो मैसेज आ रहे हैं, गंदे मैसेजेस, गाली गलौज के मैसेज, उनको डिलीट करना है, उन लोगों को ब्लॉक करना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप आरपी यूज कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम बोट यूज कर सकते हो। वो टेलीग्राम बोट क्या करेगा, नॉन स्टॉप काम करेगा और 100% रिलायबिलिटी के साथ काम करेगा, नॉन स्टॉप, बिना रुकी 24 घंटे काम करेगा। 100% रिलायबिलिटी मतलब सारे मैसेज डिलीट करेगा, एक के एक गंदे गाली वाली। क्यों, जो ह्यूमन होता है पता है वो क्या होता है, अगर आपने मानो किसी आदमी को बैठा दिया कि भाई तेरे को क्या करने, गंदे मैसेज गाली वाले मैसेज डिलीट करने हैं, तो आदमी तो क्या करेगा, सोएगा भी, खाएगा भी, पिएगा भी, फ्रेश भी होगा, तो सारे काम करेगा बेचारा, नॉन स्टॉप काम नहीं कर सकता। और साथ ही साथ कभी भी ह्यूमन, कभी भी एक कोई ह्यूमन 100% रिलायबिलिटी के साथ काम कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता। उसके साथ क्या होगा, कोई ना कोई मैसेज उससे छूट ही जाएगा, कोई ना कोई मैसेज छूट ही जाएगा। तो यही है बस, आरपी भी हमारा कंप्लीट हुआ। देखो ये लिखा हुआ है, क्या कर देता है, रिपीटेटिव प्रोसेस को क्या कर देता है, ऑटोमेट कर देता है। और ये क्या करता है, नॉन स्टॉप काम करता है 100% रिलायबिलिटी के साथ। अब देखो इसकी रिस्क क्या है,
इसकी रिस्क क्या है, कॉमन रिस्क। इसकी जो रिस्क है ना, इसकी लैंग्वेज गंदी है लेकिन है सिंपल सी, क्या, ऑपरेशनल एंड एग्जीक्यूशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क मतलब ऐसा हो सकता है नहीं कि आरपी में जो प्रोग्रामिंग करी गई हो वही गलत हो जाए। अगर बताओ प्रोग्रामिंग गलत होगी तो आरपी काम भी गलत करेगा। जैसे टेलीग्राम बोट है, उसकी मान लो प्रोग्रामिंग गलत होगी तो क्या करेगा, गाली वाले मैसेज डिलीट करने के बजाय अच्छे मैसेज डिलीट कर देगा। तो ये रिस्क होती है। दूसरा क्या है, चेंज मैनेजमेंट रिस्क। ये भी आप जानते हो कि जैसे जैसे बिजनेस में चेंज होते हैं वैसे वैसे क्या करना होता है, हमें अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करना होता है। तो ऐसे क्या करना होगा, जैसे जैसे आपके बिजनेस में चेंज हो रहा है आपको अपने आरपी को भी क्या करना पड़ेगा, अपडेट। हो सकता है कि आप इसको अपडेट करना भूल जाओ तो ये आरपी गलत काम करके देगा। और लास्ट एकदम फालतू रिस्क दे रहे हैं, आरपी स्ट्रेटेजी रिस्क। क्या, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर ले, आरपी से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख ले कि हमें आरपी क्या कर देगा, सारे काम कर देगा। तो आरपी सारे काम करके नहीं देता। तो ये फालतू रिस्क क्यों बोली मैंने इसको, कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी कभी भी गलती से गलत एक्सपेक्टेशन लगाएगी नहीं। उसमें भी इतना ज्ञान होता है कि हमें आरपी क्या काम करके देगा, सब में इतना ज्ञान होता है, इतनी नॉलेज होती है। तो ये हमारी रिस्क कंप्लीट हुई। अब देखो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर को किन बातों का ध्यान रखना है, एकदम इजी बता रखा है, एकदम इजी। सबसे पहले क्या, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टूल्स यूज्ड, कि जो हम आरपी यूज कर रहे हैं वो आउटडेटेड तो नहीं है, ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन जो आरपी यूज करी वो आउटडेटेड तो नहीं है, ये देखना है। और क्या देखना है, अंडरस्टैंड दी आरपीए प्रोसेस, ये भी एकदम इजी है, जो हमने एआई वाली टेक्नोलॉजी में देखा था। बताओ ऑडिटर क्या देख रहा था कि एआई की जो प्रोग्रामिंग है वो इफेक्टिव है कि नहीं। ऐसे ऑडिटर क्या देखेगा कि आरपी की जो प्रोग्रामिंग करी गई है वो इफेक्टिव है कि नहीं, क्योंकि प्रोग्रामिंग ही गलत होगी, इसकी कोडिंग ही गलत होगी तो आरपी जो भी काम करके देगा क्या करेगा, गलत करके देगा। तो ये हमारा आरपी भी कंप्लीट हुआ। तो हमने 5-6 टेक्नोलॉजी देखी, इसमें सिर्फ एक ब्लॉकचेन है जिसकी लैंग्वेज ज़्यादा हार्ड है, सबसे हार्ड ब्लॉकचेन है, उसके बाद एक रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, और बाकी एकदम ईजी है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ तक हमारा क्या हो गया, यहाँ तक हमारा जो डिजिटल ऑडिटिंग था ना वो कंप्लीट हो गया है। डिजिटल ऑडिटिंग एक तरह से हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्या है, रिमोट ऑडिट। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, रिमोट ऑडिट। तो रिमोट ऑडिट का कंसेप्ट कोरोना के टाइम आया था और उसको कोई यूज़ नहीं करता, अब कोई यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि एकदम फालतू होता है। इसमें एक जो ऑडिट होती है ना वो एकदम हवा में होती है, इस कारण से एकदम हवा में। तो देखो रिमोट ऑडिट क्या होती है, वह ऑडिटर यूज दी ऑनलाइन मीन्स टू कंडक्ट द ऑडिट। जब ऑडिटर क्या करता है, घर बैठे बैठे ऑडिट करता है, तो ये क्या होती है, रिमोट ऑडिट। अब देखो क्या है, कंसिडरेशन फॉर रिमोट ऑडिट, कि रिमोट ऑडिट करते वक्त ऑडिटर को किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। तो सबसे पहला क्या है, फिजिबिलिटी एंड प्लानिंग, कि रिमोट ऑडिट करते वक्त ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा बातों की प्लानिंग करनी होगी। बताओ क्या प्लानिंग करनी होगी, आप खुद बताओ। जब हम ऑडिट करते हैं हमें क्या करना पड़ता है, बड़े बड़े मैनेजमेंट के साथ, टीसीडब्ल्यूजी के साथ क्या करनी पड़ती है, मीटिंग करनी होती है। तो रिमोट ऑडिट में हमें क्या करनी होगी, मीटिंग करनी होगी। तो उसके लिए प्लानिंग करनी होगी कि जो मीटिंग करेंगे वो कौन से प्लेटफॉर्म पे करेंगे, जूम मीटिंग करेंगे, गूगल मीट पे करेंगे, और फिर जो मीटिंग होगा उसका टाइम क्या होगा, मीटिंग का टाइम क्या होगा। और एक स्पेशल बात, डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म क्या होगा, डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म क्या होगा। आप बताओ ऑडिटर क्या कर रहा है, घर बैठे ऑडिट कर रहा है, घर बैठे ऑडिट में भी क्या चाहिए उसको, क्लाइंट के डॉक्यूमेंट तो चाहिए ना, तभी तो वो क्या कर पाएगा, एविडेंस ले पाएगा। तो डॉक्यूमेंट कौन से प्लेटफॉर्म पे भेजे जाएंगे वो भी इनको डिसाइड करना होगा। गूगल ड्राइव पे भेजे जाएंगे, ईमेल पे भेजे जाएंगे, टेलीग्राम पे भेजे जाएंगे, कहाँ पर भेजे जाएंगे वो पहले से क्या करना होगा, उसकी प्लानिंग पहले से ही करनी होगी। अब देखो प्लानिंग, एक तो क्या करना है, प्लानिंग करनी है। दूसरी बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी एंड डाटा प्रोटेक्शन। रिमोट ऑडिट करते वक्त ऑडिटर को किन का ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी एंड डाटा प्रोटेक्शन। मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, बताओ घर बैठे ऑडिटर क्या कर रहा है, ऑडिट कर रहा है, उसके पास क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिलती है उसको क्लाइंट की। तो ऐसा नहीं कि अब क्या कर दे, क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को थर्ड पार्टी को बांट दे। क्या करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान से रखना ही है। अब देखो और इंपॉर्टेंट बातें देखो, क्या होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म है वो क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड एंड सिक्योर्ड, कि जिस प्लेटफॉर्म पे क्लाइंट अपने डॉक्यूमेंट भेजेगा ना वो क्या होना चाहिए, एकदम सिक्योर्ड होना चाहिए। मतलब वो प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई हैकर क्या कर ले, उसको हैक कर ले। क्योंकि अगर मान लो गलती से डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म क्या हो गया, हैक हो गया, तो सारी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन किसके पास चली जाएगी, हैकर के पास। इसलिए क्या होना चाहिए, एकदम सिक्योर्ड होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। मतलब इस डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो किसको मिले, ओनली ऑडिटर को मिले, ओनली किसको मिले, ऑडिटर को। ये होना चाहिए। इसमें हम नेक्स्ट देखो क्या होना चाहिए। अब और क्या ध्यान रखना है, इन्फॉर्मेशन रिव्यूड इज रिमूव फ्रॉम प्लेटफॉर्म, कि जैसे ऑडिटर क्या कर ले, उन डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर ले, उनसे एविडेंस गैदर कर ले। जैसे वो क्या कर ले, एविडेंस गैदर कर ले, तो तुरंत उसे क्या करना है, प्लेटफॉर्म से क्या कर देना, डॉक्यूमेंट को उड़ा देना है, तुरंत डिलीट मारना है। और क्या करना है, और क्या करना है, उसको स्क्रीनशॉट नहीं लेने, उसको अपने मैनेजमेंट के स्क्रीनशॉट नहीं लेने। मान लो ऑडिटर क्या कर रहा है, मैनेजमेंट के साथ मीटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है, ओके वीडियो कॉल कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि इस वीडियो कॉल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली, ये नहीं करना, ये सारी चीजें नहीं करनी। और क्या करना है, इन केस ऑफ असेसिंग ऑडिटीज आईटी सिस्टम, ऑडिटर क्या यूज करना है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब बताओ ऑडिटर क्या कर रहा है, घर बैठे ऑडिट कर रहा है, तो क्लाइंट क्या करता है, अपनी अपनी पूरी टेक्नोलॉजी का एक्सेस क्या करता है, ऑडिटर को घर पे दे देता है। पूरी टेक्नोलॉजी का एक्सेस क्या करता है, ऑडिटर को दे देता है।
तो ये बोला गया कि जब ऑडिटर क्या करे अपने क्लाइंट की टेक्नोलॉजी का एक्सेस ले रहा हो तो उसे क्या करना है, क्या यूज करना है, वीपीएन यूज करना है। क्या यूज करना है, वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्यों यूज करना है, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी ज्यादा अच्छी होती है इसलिए। तो ये बात भी ऑडिटर को ध्यान रखनी होगी। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। और लास्ट क्या बात ध्यान रखनी है, देखो कंसिडरेशन फॉर रिमोट ऑडिट में लास्ट क्या ध्यान रखना है, रिस्क असेसमेंट। मतलब ये बोला गया कि अगर आप रिमोट ऑडिट कर रहे हो तो भी आपको क्या करना है, ऐसे 315 के अकॉर्डिंग रिस्क असेसमेंट तो करना होगा ही, अभी भी करना है। तो ये बता दिया गया। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ, कंसिडरेशन फॉर रिमोट ऑडिट। अब आ जाओ नेक्स्ट, क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिमोट ऑडिट। कि रिमोट ऑडिट के एडवांटेज क्या होंगे, डिसएडवांटेज क्या होंगे। एडवांटेज देखो एकदम फालतू से, कितने सिंपल है। कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव, आपका देखो ट्रैवल का टाइम बच गया, ट्रैवल की कॉस्ट बच गई, तो क्या होगा, कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव। दूसरा कंफर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रिमोट ऑडिट में आप क्या कर सकते हो, बेड पे लेटे लेटे खाना खाते हो ऑडिट कर सकते हो। फिर क्या है नेक्स्ट, आप क्या कर सकते हो, ऑडिटर क्या कर सकता है, एविडेंस डायरेक्टली फ्रॉम आईटी सिस्टम। बताओ घर बैठे क्या मिलता है, क्लाइंट के पूरे क्लाइंट के आईटी सिस्टम का एक्सेस मिलता है। तो क्या कर सकता है, आईटी सिस्टम से तुरंत क्या निकाल सकता है, एविडेंस निकाल सकता है डायरेक्टली। तो डायरेक्टली क्या मिलता है, बिना मेहनत के क्या मिलता है, इसको एविडेंस मिलते हैं, ज़्यादा मेहनत करने की नीड ही नहीं हो रही। और क्या होगा, और क्या फायदा होगा, वाइडन द सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर्स। अब बताओ जो शेयर होल्डर्स हैं, जो बीओडी वगैरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो क्या कर पाएंगे, जहाँ से मन करे उनको जिस ऑडिटर को अपॉइंट करना है आराम से कर लेंगे। क्यों, ऑडिट तो कैसे होनी है, घर बैठी ही होनी है, इस कारण से। तो ये हो गया एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेज देखो क्या क्या है। आप क्या करो, मान लो मीटिंग कर रहे हो, क्या आ गया, नेटवर्क इश्यू आ गया, तो मीटिंग क्या हो जाएगी, इंटरप्ट हो जाएगी। तो ये डिसएडवांटेज है। दूसरा देखो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, बहुत बड़ा, कि जो डॉक्यूमेंट दे रहा है, बताओ क्लाइंट क्या करता है, अपने डॉक्यूमेंट भेजता है किसको, ऑडिटर को, डॉक्यूमेंट प्लेटफॉर्म पे, जो उस प्लेटफॉर्म पे क्या करता है, डॉक्यूमेंट भेजता है। तो क्या हो सकता है, क्लाइंट जो डॉक्यूमेंट भेजे वो कैसे भेज दे, एकदम डॉक्टर डॉक्यूमेंट भेज दे, मतलब उन डॉक्यूमेंट में चेंज करके भेज दे, क्या कर दे, इन्फॉर्मेशन को चेंज करके भेज दे। और क्या कर सकता है, उन डॉक्यूमेंट में जो काम की इन्फॉर्मेशन है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, उनको छुपा ले। तो ये सबसे बड़ा क्या है, इसका डिसएडवांटेज। और क्या होगा, नो एबिलिटी टू विजुअलाइज द बॉडी लैंग्वेज ऑफ मैनेजमेंट। बताओ जब हम फिजिकल ऑडिट करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, मैनेजमेंट की बॉडी लैंग्वेज को देख के पता लगा लेते हैं कि मैनेजमेंट कोई झोल तो नहीं कर रहा, वो कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं होगी। और क्या होगा, रिमोट एक्सेस टू सेंसिटिव आईटी सिस्टम नॉट अलाउड। अब बताओ रिमोट ऑडिट में ऐसा हो सकता है कि, बताओ ऑडिटर कैसे ऑडिट करता है, क्लाइंट के आईटी सिस्टम का एक्सेस लेकर ऑडिट करता है रिमोट ऑडिट में। लेकिन ऐसा हो सकता है ना, क्लाइंट अपने आईटी सिस्टम का एक्सेस ही ना देना चाहे, कुछ आईटी सिस्टम का, सेंसिटिव आईटी सिस्टम का एक्सेस ही ना देना चाहे। क्यों, क्योंकि क्लाइंट को क्या लगेगा, डर लगेगा कि क्या मैं अपने सेंसिटिव आईटी सिस्टम का ऑनलाइन एक्सेस दूं कि नहीं दूं, ऑनलाइन उसका एक्सेस दूं कि नहीं दूं, क्लाइंट को भी डर लगेगा। तो ये बात भी क्या है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो लास्ट क्या है, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। बताओ हमें क्या करना होता है, हमें ऑडिटर को क्या करना होता है, ऐसे 501 के अकॉर्डिंग फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है, तो वो भी नहीं हो पाएगा रिमोट ऑडिट में। तो इसकी जो डिसएडवांटेज है बहुत खतरनाक है। इस कारण से ये रिमोट ऑडिट होती नहीं है, बस कोरोना के टाइम पर हुई थी बस ये। तो एकदम फालतू टॉपिक है, पूरा उड़ा देना चाहिए आपके चैप्टर से। तो ये रिमोट ऑडिट भी हमारा कंप्लीट हो गया। रिमोट ऑडिट बस इतना से ही था कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, ऑडिटिंग डिजिटली। अब आप बोलोगे सर ये क्या आ गया, तो ये एकदम डिफरेंट है किससे, डिजिटल ऑडिट से। कुछ स्टूडेंट इनको सेम मान लेते हैं, डिजिटल ऑडिट को और ऑडिटिंग डिजिटली को एकदम सेम मान लेते हैं। बिल्कुल भी ये सेम नहीं है, बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो देखो पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। मीनिंग, ऑडिटिंग डिजिटली का मतलब क्या है, यूजिंग द टेक्नोलॉजीज फॉर कंडक्टिंग द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट। कि टेक्नोलॉजी को यूज करके क्या करना, ऑडिट करना, ताकि आपकी ऑडिट क्या हो, इफेक्टिव और एफिशिएंट हो। क्या करना, टेक्नोलॉजी को यूज करके ऑडिट करना। अब आप बोलोगे सर अंतर क्या है डिजिटल ऑडिट में ऑडिटिंग डिजिटली में। बताओ डिजिटल ऑडिट में तो क्या होता है, हम ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करती होती है, ऑर्गेनाइजेशन जो टेक्नोलॉजी यूज कर रही होती है ना, उसकी हम ऑडिट करते हैं। और अगर ये टेक्नोलॉजी क्या निकलती है, इफेक्टिव निकलती है, तो इससे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है हम उस पर रिलाई कर पाते हैं, लेकिन डिजिटल ऑडिट में इस टेक्नोलॉजी को, हम ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजी को अपने अकॉर्डिंग यूज नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। डिजिटल ऑडिट में एक ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजी को अपने अकॉर्डिंग यूज नहीं कर सकता, अपने अकॉर्डिंग ट्रेंड नहीं बना सकता, अपने अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स नहीं बना सकता। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है किसमें, डिजिटल ऑडिट में। लेकिन ऑडिटिंग डिजिटली में, लेकिन एडी में क्या होगा, ऑडिटिंग डिजिटली में क्या होगा, ऑडिटर टेक्नोलॉजी को अपने अकॉर्डिंग यूज कर पाएगा, उसे अपने अकॉर्डिंग ट्रेंड्स बना पाएगा, अपने अकॉर्डिंग क्या कर पाएगा, रिपोर्ट्स वगैरह बना पाएगा, सारी चीज क्या कर पाएगा, अपने अकॉर्डिंग कर पाएगा। तो ये अंतर है बहुत बड़ा, डिजिटल ऑडिट और ऑडिटिंग डिजिटली। अब इसके देखो फीचर्स और एडवांटेजेस दे रखे हैं, एक ही दे रखा है। ऑडिटिंग डिजिटल में ऐसे ने अच्छा काम कर रखा है, फीचर्स और एडवांटेज एक ही दे रखा है। जैसे डिजिटल ऑडिट में क्या कर रखा था, ऐसे ने फीचर्स अलग दे दिए थे और एडवांटेज अलग, जो कि दोनों सेम ही थे, बस लैंग्वेज अलग थी। लेकिन यहाँ पे ऐसे ने सही काम किया। अब देखो इसके एडवांटेज क्या होंगे।
अगर ऑडिटर क्या करता है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ऑडिट करता है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? क्या होगा? इंप्रूव क्वालिटी ऑफ ऑडिट, ऑडिट की क्वालिटी अच्छी आएगी, मतलब जो रिपोर्ट बनेगी वो ज़्यादा अच्छी बनेगी, रिपोर्ट ज़्यादा भरोसेमंद होगी। क्यों? ऑडिटर क्या कर पाएगा? अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन की ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को जल्द से जल्द इवैल्यूएट कर पाएगा, इसलिए क्या होगी, जो रिपोर्ट होगी वो अच्छी बनेगी। दूसरा क्या है? डिक्रीजिंग ह्यूमन डिपेंडेंसी, कि जैसे ही ऑडिटर क्या करेगा, टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा तो उसको अपने आर्टिकल्स वगैरह पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और क्या है? इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाएगी। ये कैसे होगी? ये कैसे होगी? ऑडिटर क्या कर पाएगा? अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन के लार्ज डाटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में क्या कर पाएगा? कन्वर्ट कर पाएगा। ऑर्गेनाइजेशन के बहुत बड़े डाटा को क्या कर पाएगा? मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर पाएगा, जिससे कि क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन का कच्चा चिट्ठा उस ऑडिटर के सामने आ जाएगा। इस तरह से क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। और क्या नेक्स्ट एकदम फालतू से लिखा हुआ है ऑटोमेशन, कि आप टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा? काम ऑटोमेट हो जाएगा। काम ऑटोमेट हो जाएगा तो जो मैनुअल एरर है ये भी क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब मैनुअल गलतियां होने के चांस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखो एकदम जैसे इंप्रूव्ड एफिशिएंसी, अगर आप क्या करोगे? टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे, टाइम बचेगा, कॉस्ट बचेगी, ह्यूमन एफर्ट्स वगैरह बचेंगे। और लास्ट क्या है? बेटर रिस्क असेसमेंट, अगर ऑडिटर क्या करेगा? टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा तो क्या कर पाएगा? एंटिटी की डिटेल में अंडरस्टैंडिंग ले पाएगा, एकदम डिटेल में। और वो क्या कर पाएगा? टेक्नोलॉजी की मदद से क्या कर पाएगा? ट्रेंड एनालिसिस वगैरह कर पाएगा, ट्रेंड एनालिसिस कर पाएगा। तो इसे क्या कर पाएगा? बताओ, ट्रेंड एनालिसिस करके क्या कर पाएगा? चेक कर पाएगा कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से आइटम्स में क्या आ रही है, इनकंसिस्टेंसी आ रही है, और जहाँ पे क्या आ रही होगी इनकंसिस्टेंसी, वहाँ पे क्या होगा? बताओ, रिस्क वहाँ पे क्या होगी? ज़्यादा होगी। इस तरह से क्या कर पाएगा? रिस्क असेसमेंट भी और ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। तो सारे एडवांटेज मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। इसका अगर आप निमोनिक बनाना चाहते हो तो बना लो एक विदाई, विदाई, विदाई। बी से क्या होगा? बेटर रिस्क असेसमेंट, आई से इंप्रूव एफिशिएंसी, डी से डिक्रीजिंग ह्यूमन डिपेंडेंसी, ए से ऑटोमेशन, और आई से इंप्रूव क्वालिटी और इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, विदाई। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो हम क्या सीखने जा रहे हैं। हमारा क्या चल रहा है? ऑडिटिंग डिजिटली चल रहा है। अभी हमने सिर्फ मीनिंग देखी है और क्या एडवांटेज देखे हैं। अब देखो क्या देखने जा रहे हैं हम, डाटा एनालिटिक्स कि अब हम इसमें क्या सीखेंगे? मेन तो हम इसमें क्या सीखेंगे सारे टॉपिक में, डाटा एनालिटिक्स में, कि ऑडिटर जो टेक्नोलॉजी यूज करेगा वो टेक्नोलॉजी कौन कौन सी होती है और क्या क्या काम करके देती है। कि ऑडिटर क्या करे? अपनी ऑडिट में टेक्नोलॉजी यूज करे तो टेक्नोलॉजी कौन कौन सी होती है और क्या क्या काम करके देती है। तो उन टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा क्या दे दिया? बेसिक दे दिया। सबसे पहले उसके बेसिक बता दिया कि वो टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, उनका पूरा बेसिक दे दिया। तो सबसे पहले क्या बताया? देखो इसको मैं आपको कंसेप्ट नोट से करवाता हूँ, अपने नोट से करवा देता हूँ, मैं बुक से नहीं करवा रहा इस वाले टॉपिक को। यहाँ गया ऑडिटिंग डिजिटली। अब देखो डाटा एनालिटिक्स, इसकी मीनिंग क्या होती है? डाटा एनालिटिक्स ये टूल्स होते हैं, ये करते क्या है? तो टूल्स एंड टेक्निक, डाटा एनालिटिक्स का मतलब क्या है? टूल्स एंड टेक्निक को यूज करके, टूल्स एंड टेक्निक को यूज करके एंड ऑर्गेनाइजेशन के लार्ज डाटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन क्या करना? टूल्स एंड टेक्निक को यूज करके ऑर्गेनाइजेशन के लार्ज डाटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, इसी क्या बोला जाता है? डाटा एनालिटिक्स बोला जाता है। कि ऑर्गेनाइजेशन के लार्ज डाटा को क्या करना? मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, यही अपना क्या होता है? डाटा एनालिटिक्स होता है। अब आप बोलोगे सर मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके हम करेंगे क्या? ऑर्गेनाइजेशन के लार्ज डाटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके करेंगे क्या? तो इसे ऑडिटर क्या कर पाएगा? सबसे पहला देखो, एबल टू फाइंड एक्शनेबल इनसाइट्स। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है? एबल टू फाइंड एक्शनेबल इनसाइट्स मतलब हम क्या कर पाएंगे? ऑडिटर जब टेक्नोलॉजी यूज करके क्या करेगा? ऑर्गेनाइजेशन के लार्ज डाटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा तो क्या कर पाएगा? क्या कर पाएगा? ऐसी बातें फाइंड कर पाएगा, ऐसी बातें फाइंड कर पाएगा जिनके अगेंस्ट हमें एक्शन लेने होते हैं। ऐसी बातें जैसे एग्जाम्पल लूँ, वो एरर्स वगैरह तुरंत फाइंड कर पाएगा। क्यों? बताओ, टेक्नोलॉजी क्या करके दे रही है? बहुत बड़े डाटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रही है, तो ऑडिटर तुरंत तुरंत क्या कर पाएगा? एरर फाइंड कर पाएगा, आराम से एरर फाइंड कर पाएगा, फ्रॉड फाइंड कर पाएगा। कैसे? जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कर दिया, टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया? लार्ज डाटा को क्या कर दिया? मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि एक ऐसा आइटम आ रहा है, ये क्या हो रहा है? एक ऐसा वेंडर था जिसको हमें पेमेंट करना था कितने का? 1 लाख का, लेकिन वहाँ पे एक्चुअल में पेमेंट कितना हो रहा है? 1,20,000 का। तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पे तो क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ फ्रॉड हो रहा है कि पेमेंट 1 लाख का ही करना था, लेकिन पेमेंट कितना हुआ उसको? 1,20,000 का। तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पे तो क्या हो रहे हैं? फ्रॉड हो रहे हैं। इस तरह से क्या होगा? वो पता लगा पाएगा, एबल टू फाइंड एक्शनेबल इनसाइट्स। और दूसरा क्या कर पाएगा? ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, ट्रेंड एनालिसिस कर पाएगा। क्या कर पाएगा? ट्रेंड एनालिसिस। क्यों? जो टेक्नोलॉजी होगी वही क्या कर देगी? जो टेक्नोलॉजी होगी वही क्या कर देगी? ट्रेंड बना के दे देगी। तो ऑडिटर को जो एनालिटिकल प्रोसीजर वो करता है उसमें भी ऑडिटर को बहुत हेल्प मिलेगी। अब देखो नेक्स्ट, अब आई थिंक इसमें क्या डाला है? इसमें क्या डाला है? यूज और डाल दिए। बताओ यूज क्या होंगे? हमने ऊपर जो पढ़े थे, क्या? ग्रेटर एफिशिएंसी,
क्या होगा, जो मैंने एडवांटेज में बताया था, इंप्रूव एफिशिएंसी, क्या टाइम बच जाएगा, कॉस्ट बच जाएगा और ह्यूमन एफर्ट्स बच जाएंगे। और नेक्स्ट क्या लिखा है, मोर एक्यूरेट फाइंडिंग, क्या बताया था मैंने, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, रिपोर्ट अच्छी बनेगी। उसी बात को डिफरेंट लैंग्वेज में लिख दिया, मोर एक्यूरेट फाइंडिंग। अब देखो एक पॉइंट और लिखा है, क्या लिखा है, डाटा एनालिटिक्स मेथड या टूल्स, जब इनको हम क्या करेंगे, ऑडिट में यूज करेंगे ना, तो इसे क्या बोला जाएगा, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक। कि जब ऑडिटर क्या करेगा, अपने ऑडिट में टेक्निक यूज करेगा, जब ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट के दौरान टेक्नोलॉजी को यूज करेगा ना, तो उस टेक्नोलॉजी को क्या बोला जाएगा, क्या नाम बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स। उसे क्या बोला जाएगा, कैट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, कैट। बस ये बात और बता दी। लास्ट क्या है, इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ मल्टीपल टूल्स। कि जब ऑडिटर क्या कर रहा है, जब ऑडिटर टेक्नोलॉजी यूज करेगा ना ऑडिट के दौरान, तो ऐसे नहीं कि बस एक ही टेक्नोलॉजी यूज करेगा, वो कई सारी टेक्नोलॉजीज को यूज करेगा। ऑडिटर क्या करेगा, कई सारी टेक्नोलॉजीज को यूज करेगा। तो वो हम देखने जा रहे हैं कि अब हम क्या देखने जा रहे हैं, सम पॉपुलर टूल्स। कि देखो ऑडिट के दौरान ऑडिटर क्या करता है, टेक्नोलॉजी यूज करता है। तो टेक्नोलॉजी क्या है, मार्केट में तो बहुत सारी अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमें कुछ फेमस क्या बता रखी है, कुछ फेमस टेक्नोलॉजी बता रखी है, फेमस वाली टेक्नोलॉजी बता रखी है कि वो टेक्नोलॉजी क्या क्या काम अच्छे से करके देती है। तो देखते जाओ। सबसे पहली टेक्नोलॉजी क्या है, ऑडिट कमांड लैंग्वेज। सबसे पहली टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, ऑडिट कमांड लैंग्वेज। तो ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, ये क्या करती है, सैंपल करती है लार्ज सेट ऑफ डाटा को। क्या करती है, मतलब ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, इस टेक्नोलॉजी की मदद से वो ऑर्गेनाइजेशन का क्या कर पाएगा ऑडिटर, ऑर्गेनाइजेशन के लार्ज डाटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर पाएगा। और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके क्या पता लगा पाएगा, इरेगुलरिटीज पता लगा पाएगा, यानी वो फ्रॉड का पता लगा पाएगा। जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल भी लिया था, क्या कि जैसे क्या हुआ, लार्ज डाटा मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हुआ, तो ऑडिटर को पता लगा कि वहां पे क्या हो रहा है, एक वेंडर को पेमेंट देनी थी 1 लाख की, लेकिन पेमेंट कितनी जा रही है, 120 की। मतलब वहां पे क्या हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं। इस तरह से पता लगा पाएगा। ये थी ACL। दूसरी देखो, दूसरी टेक्नोलॉजी क्या है, अल्ट्रिक्स। ये क्या करता है, अल्ट्रिक्स क्या करता है, डाटा को कंसोलिडेट कर देता है। ये क्या करता है, डाटा को कंसोलिडेट करता है। तो इस ऑडिटर क्या कर पाता है, उस एंटिटी के कंट्रोल्स को क्या कर पाता है कि कंट्रोल्स अच्छे हैं कि नहीं। आप बोलोगे इसे समझ नहीं आया, तो इसको समझने के लिए आपको एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। तो देखो अल्ट्रिक्स में क्या करेगा, ये वाला जो टेक्नोलॉजी अल्ट्रिक्स, ये कैसे यूज होती है टेक्नोलॉजी। तो ऑडिटर क्या करता है, इसमें अल्ट्रिक्स में ऑडिटर क्या करता है, जो क्लाइंट का डाटा होता है ना, क्लाइंट का डाटा अल्ट्रिक्स के अंदर डाल देता है, इस वाली सॉफ्टवेयर में डाल देता है अल्ट्रिक्स में। फिर अल्ट्रिक्स क्या करता है, इससे कुछ आउटकम निकालता है। जैसे ही अल्ट्रिक्स क्या करेगा, आउटकम निकाल के देगा ना, तो ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा साइड बाय साइड कि एंटिटी का जो IT सिस्टम है, जो ऑर्गेनाइजेशन का IT सिस्टम है, उससे क्या आउटकम आ रहा है। और फिर क्या करता है, जो ऑडिटर इन दोनों के आउटकम को कंपेयर कर लेता है, इन दोनों के आउटकम को कंपेयर कर लेता है। अगर मानो इन दोनों का जो आउटकम आया, जो वो क्या आया, वो मैच हो गए, दोनों से जो आउटकम आया वो क्या हुआ, सेम ही आया। मतलब जो ऑडिटर खुद की टेक्नोलॉजी यूज कर रहा था अल्ट्रिक्स, उससे और एंटिटी के IT के सिस्टम से, दोनों से अगर आउटकम क्या आता है, सेम ही आता है। तो मतलब क्या है, वहाँ पे जो कंट्रोल्स हैं वो क्या है, अच्छे हैं। मतलब एंटिटी का IT सिस्टम क्या है, अच्छे से काम कर रहा है, यानी ऑडिटर उस पर रिलाई कर पाएगा। ये होता है अल्ट्रिक्स। अब देखो नेक्स्ट क्या है, पावर BI। ये क्या करता है, पावर BI क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को एग्रीगेट करता है, फिर एनालाइज करता है। क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन डाटा को इकट्ठा करता है, उसका विश्लेषण करता है। तो ये काम तो क्या करते हैं, सारी टेक्नोलॉजी कर रही है, लेकिन ये एक स्पेशल काम और करता है पावर BI, क्या, उस डाटा को फिर विजुलाइज करके दे देता है। मतलब ये क्या करता है, पावर BI ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को कलेक्ट करके, उसका विश्लेषण करके, एनालाइज करके बहुत तगड़े रूप से क्या कर देता है, उसको विजुलाइज कर देता है। मतलब बहुत तगड़े रूप से रिपोर्ट बना के दे देता है। तो देखो इसका यूज भी लिखा है, इसका यूज कहाँ होता है, पावर BI का। तो ऑडिटर क्या करता है, इसका यूज कब करता है, अगर ऑडिटर को क्या करना हो, हायर मैनेजमेंट को या TCW को क्या करनी हो, रिपोर्ट बना के देनी हो ना, तो ऑडिटर क्या करता है, पावर BI यूज कर लेता है। अब देखो नेक्स्ट, केस वेयर। ये क्या करता है, ऑडिट को क्विकली और एक्यूरेटली करने में मदद करता है। आप बोलोगे सर सारे टूल्स करते हैं, वो तो सारे करते हैं, लेकिन ये स्पेशल काम क्या करता है, केस वेयर। ये जो भी रूटीन टास्क होते हैं, रिपीटेटिव टास्क होते हैं ना, उनको खत्म कर देता है। मतलब रिपीटेटिव टास्क खुद ही कर देता है, खुद ही कर देता है, ऑडिटर को करने की नीड नहीं होती। तो ये हमने सारे टूल्स भी देख लिए, तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो देखो मीनिंग देख ली हमने, मीनिंग भी देख ली, पूरी की पूरी बता दी मैंने उसके अंदर, और सारे टूल्स आपको समझा दिए। अब देखो फालतू से लिखा हुआ है कि ये जो कैट है, मतलब ये जो टूल्स यूज कर रहा है ऑडिट, टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है ऑडिट में, वो क्या क्या काम करेंगे। उसे आप एक्सेप्शन फाइंड कर पाओगे, मतलब फ्रॉड वगैरह फाइंड कर पाओगे, एरर्स फाइंड कर पाओगे, कैलकुलेशन कर पाओगे, डुप्लीकेट पेमेंट हो रहा है वो फाइंड कर पाओगे, और अकाउंट्स एक्सीडिंग ऑथराइज लिमिट, मतलब वेंडर को पेमेंट करनी थी 1 लाख और ये 1,20,000 वो फाइंड कर पाओगे। ये सारी बातें आप फाइंड कर पाओगे। तो फालतू से है। अब देखो एक स्पेशल टॉपिक हो रहा है, क्या, कंसिडरेशन। कि जब ऑडिटर क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी यूज करने जा रहा है, जब ऑडिटर क्या करने जा रहा है, ऑडिट के दौरान टेक्नोलॉजी यूज करने जा रहा है, तो उसे किन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल बताए हैं। सबसे पहले उसे क्या देखना है ऑडिटर को, व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू ट्राइंग टू सोल्व। ऑडिटर को देखना है कि मुझे किन प्रॉब्लम को सोल्व करना है, मुझे काम क्या करना है।
तो अगर मान लो ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को क्या करना है, रूटीन टास्क को एलिमिनेट करना है। तो ऑडिटर को ये देखना है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या रूटीन टास्क को एलिमिनेट करना है, क्या मुझे क्या करना है, क्या मुझे रिपोर्टिंग अच्छी करनी है, क्या मुझे इरेगुलेटरीज, क्या मुझे फ्रॉड फाइंड करना है। तो ऑडिटर को सबसे पहले ये देखना है। उसके बाद ऑडिटर को क्या देखना है, विच टेक्नोलॉजी कैन हेल्प यू। बताओ कितना लॉजिकल है। जैसे ही ऑडिटर ने देखा कि मुझे तो क्या करना है, मुझे तो रूटीन टास्क को एलिमिनेट करना है, तो बताओ ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर क्या यूज करेगा, केस वेयर यूज करेगा। ऑडिटर ने देखा मुझे तो क्या करना है, मुझे तो फ्रॉड का पता लगाना है, तो ऑडिटर क्या यूज करेगा, ऑडिट कमांड लैंग्वेज, ऑडिटर क्या यूज करेगा, एसीएल यूज करेगा। तो इस तरह से आप देखो थर्ड पॉइंट, ये भी एकदम लॉजिकल है। हाउ विल यू अपस्किल योर पीपल टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब बताओ ऑडिटर ने क्या कर लिया, ऑडिटर ने देख लिया कि मेरे को क्या चीज़ सोल्व करनी है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी मुझे उसमें मदद करेगी। लेकिन अब ऑडिटर को ये भी देखना होगा कि मैं कैसे ट्रेन करूंगा, क्योंकि ऑडिटर खुद थोड़ा ना काम करता है, काम तो कौन करता है, एम्प्लॉयज आर्टिकल्स करते हैं, तो उनको कैसे मैं ट्रेन करूंगा, वो भी इसको देखना है। अब लास्ट पॉइंट एकदम फालतू सा है, क्या रेंज ऑफ ऑटोमेटेड सॉल्यूशन। क्या लिखा है देखो, बीपीए, आरपीए, आईपीए। जैसे इसका मतलब क्या है, बताओ आरपीए मैंने पढ़ाया था आपको, क्या करता है आरपीए, मैंने पढ़ाया था आरपीए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। क्या करता है, क्या करता है आरपीए, रिपीटेड टास्क को एलिमिनेट कर देता है। तो बताओ ये जो केस वेयर टेक्नोलॉजी हो रही है, इसमें क्या यूज़ होता है, इस टेक्नोलॉजी में आरपीए जो टेक्नोलॉजी है ना वही यूज़ होती है। जो केस वेयर वाला सॉफ्टवेयर है ना, इसमें क्या यूज़ होता है, आरपीए ही यूज़ होता है। और मैंने क्यों बोला कि ये जो टॉपिक है रेंज ऑफ ऑटोमेटेड एकदम फालतू है, एकदम उड़ाई देना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी ऑडिटर ये चीज़ देखेगा ही नहीं। क्यों, उसको तो क्या देखना है, उसको तो बस ये देखना है कि मेरे को भाई क्या काम करना है और उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा सॉफ्टवेयर मेरी मदद करेगा। उसको थोड़ा टेक्नोलॉजी की नॉलेज लेनी है कि बीपीए क्या करता है, मैक्रो क्या करता है, आरपीए क्या करता है, उसको ये इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं होगा। तो ये फालतू था। तो कंसिडरेशन भी कंप्लीट हुई। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पर, क्या है नेक्स्ट टॉपिक, टेक्नोलॉजी रिस्क एंड कंट्रोल कंसिडरेशन ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली। एकदम इजी सा टॉपिक है। सबसे पहले क्या है, टेक्नोलॉजी रिस्क क्या क्या हो सकती हैं, ये मैं आपको नहीं पढ़ा रहा। क्यों, क्योंकि सेम टू सेम है जो हमने डिजिटल ऑडिट में देखी थी। क्यों सेम है, डिजिटल ऑडिट में हमने क्या देखी थी, टेक्नोलॉजी की रिस्क, यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी की रिस्क। ऑडिटर क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो बताओ टेक्नोलॉजी की रिस्क तो सेम ही रहेगी ना, वो तो सेम टू सेम ही रहेंगी। इस कारण से ये नहीं पढ़ा रहा मैं आपको। अब आ जाओ नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल कंसिडरेशन वाइल असेसिंग टेक्नोलॉजी रिस्क। अब बताओ इसमें हम क्या सीखने जा रहे हैं। तो ऑडिटर क्या करने जा रहा है, टेक्नोलॉजी यूज़ करने जा रहा है अपनी ऑडिट में, टेक्नोलॉजी यूज़ करने जा रहा है। अब टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा तो क्या होंगे उसमें, टेक्नोलॉजी की रिस्क भी आएंगी, आईटी रिस्क भी आएंगी। अब आईटी रिस्क आएंगे तो उस पर क्या लगाने पड़ेंगे, उन रिस्क से बचने के लिए कंट्रोल्स भी लगाने पड़ेंगे। तो बोला जा रहा है कि जब आपको कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे तो आपको कंट्रोल्स लगाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। ये नहीं बोला कि क्या कंट्रोल्स लगाने हैं, बोला है कि किन बातों का ध्यान रखना है कंट्रोल्स लगाते वक्त। तो देखते जाओ। सबसे पहला देखो क्या करना है ऑडिटर को, गेन होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंजेस इन इंडस्ट्री। सबसे पहले क्या करना है, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है, मतलब समग्र रूप से संपूर्ण अंडरस्टैंडिंग लेनी, क्या कि इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। क्यों, जैसे जैसे चेंजेस होंगे, जैसे जैसे क्या हो रहा है इंडस्ट्री में आजकल चेंजेस हो जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या करना होगा, हमें टेक्निक्स, टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करनी होगी, वैसे वैसे हमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करना होगा हमें। यानी इसका मतलब क्या है, पहले पॉइंट का कि ऑडिटर को ये ध्यान रखना है कि इसको कभी भी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करनी। पहले पॉइंट का मतलब क्या है कि कभी भी इसको आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करनी। अब जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स है ये तो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है, एकदम लॉजिकल है। देखो क्या करना है, ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर शुड कंसीडर द रिस्क रिजल्टिंग फ्रॉम इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, कि जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उन न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से क्या क्या रिस्क आ रही है उनको कंसीडर करना है। क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से जो न्यू रिस्क आ रही होंगी, न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से क्या आ रही होंगी, जो न्यू रिस्क आ रही होंगी उनके रिगार्डिंग क्या लगाने पड़ेंगे, हमें कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे अच्छे से, उनके रिगार्डिंग क्या करने पड़ेंगे, कंट्रोल्स। अब देखो जो थर्ड पॉइंट है ये बी पॉइंट से क्या है, बी वाले पॉइंट से क्या है, लिंक है। कैसे, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ऑडिटर को डिटरमाइन करना रहेगा, डिटरमाइन वेदर डिजिटल अपस्किलिंग और स्पेशलिस्ट आर नेसेसरी। ऑडिटर को ये देखना रहेगा। अब बताओ मैंने क्या बताया था, ऑडिटर होता है उसको थोड़ा ना कोई टेक्नोलॉजी की ज़्यादा नॉलेज होती है। तो बताओ जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, क्या हो रही है, जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उन न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से जो न्यू रिस्क आ रही है, अब उनमें क्या कंट्रोल होना चाहिए, इसका ज्ञान थोड़ा ऑडिटर को होगा कि जो न्यू रिस्क आ रही है न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से, तो उनमें क्या क्या कंट्रोल्स होने चाहिए उन न्यू रिस्क से बचने के लिए। तो ये इसका तो ऑडिटर को ज्ञान होगा नहीं। तो यहाँ पे अब ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ये भी ध्यान देना पड़ेगा, ऑडिटर को ये भी डिटरमाइन करना होगा कि क्या मैं डिजिटल स्किलिंग करूँ, क्या मैं खुद टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग लूँ, या फिर मैं क्या करूँ स्पेशलिस्ट, क्या करूँ मैं एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर लूँ। इनमें से ऑडिटर क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा, या तो क्या करेगा खुद पूरी फर्म को ट्रेनिंग देगा, या फिर क्या करेगा एक्सपर्ट अपॉइंट कर लेगा, क्या कर लेगा, जो आईटी स्पेशल होते हैं, आईटी एक्सपर्ट्स होते हैं उनको अपॉइंट कर लेगा। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया।
कि जो टेक्नोलॉजी से जो रिस्क आ रही हैं उन रिस्क से बचने के लिए कंट्रोल्स लगाने हैं, तो कंट्रोल्स लगाते वक्त किन बातों का ध्यान देना है, कंट्रोल कंसिडरेशन। ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आप लिख लो, ये टॉपिक किसका है, ऑडिटिंग डिजिटली का नहीं है, ये किसका है, डिजिटल ऑडिट का है। ICAI ने लेकिन यहाँ पे डाल रखा है, पूरी बात यहाँ पे किसकी होगी, डिजिटल ऑडिट की होगी। क्या लिखा है, की स्टेप्स फॉर ऑडिटर टू इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ड्राइवन चेंजेस, या फिर टू इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। कि क्या हो रहा है आजकल, आए दिन क्या होती है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती है, तो उसमें किस तरह से ऑडिटर को स्टेप लेने हैं, किस तरह से ऑडिटर को ऑडिट करनी है। तो देखना मैंने क्यों बोला कि ये पूरा जो टॉपिक है डिजिटल ऑडिट का है, आपको समझ आ जाएगा, एकदम लॉजिकल पॉइंट लिखे इसमें, बस ये ध्यान रखना है किसका टॉपिक है, डिजिटल ऑडिट का, क्योंकि तभी आप पढ़ोगे ना तभी आपको ये समझ आएगा। पहले क्या लिखा है, पहला पॉइंट, ऑडिटर को क्या करना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है। कब, व्हेन डूइंग द मैनेजमेंट रिस्क असेसमेंट फॉर न्यू सिस्टम। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है, अलर्ट रहना है। अलर्ट क्यों रहना है, कि अगर मान लो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, न्यू सिस्टम न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो ऑडिटर को अलर्ट रहना है। ऑडिटर को ये देखना है कि क्या मैनेजमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग इनकी रिस्क को असेस कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्यों मैनेजमेंट न्यू टेक्नोलॉजीज की रिस्क को असेस कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। क्यों बताओ, अगर मान लो मैनेजमेंट न्यू टेक्नोलॉजी से जो रिस्क आ रही है, न्यू रिस्क आ रही है, अगर उनको असेस ही नहीं कर रहा, तो मैनेजमेंट उनकी रिगार्डिंग कंट्रोल्स भी काम लगाएगा। इस काम से सबसे पहले तो यही देखना है, सबसे पहले तो ऑडिटर को यही देखना है कि मैनेजमेंट रिस्क असेसमेंट करता भी है या फिर नहीं करता। अब बताओ, क्या ऑडिटर मैनेजमेंट की रिस्क असेसमेंट पे विश्वास कर लेता है क्या, नहीं। ऑडिटर क्या करता है, खुद का रिस्क असेसमेंट भी करता है। कैसे, एज पर ऐसे 315। तो सेकंड पॉइंट में किसकी बात कर दी इन्होंने, ऐसे 315। ऑडिटर क्या करेगा, न्यू टेक्नोलॉजी के लिए खुद भी क्या करेगा, रिस्क असेसमेंट करेगा। ऑडिटर क्या करेगा, न्यू टेक्नोलॉजी के लिए क्या करेगा, खुद भी रिस्क असेसमेंट करेगा। अब ऑडिटर ने रिस्क असेसमेंट कर लिया कि वहाँ पे रिस्क कम है ज़्यादा। अब ऑडिटर को बताओ क्या देखना है, अब ऑडिटर को ये देखना है कि वहाँ पे कंट्रोल्स कैसे हैं। तो थर्ड पॉइंट यही आया कि अप्रोप्रिएटनेस ऑफ कंट्रोल्स, कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज है उनसे जो न्यू रिस्क आ रही हैं उनसे बचने के लिए मैनेजमेंट ने क्या क्या कंट्रोल्स लगा रखे हैं, वो कंट्रोल्स इफेक्टिव है या नहीं है, ये देखना है कंट्रोल्स इफेक्टिव है कि नहीं है। अब देखो दिक्कत क्या है, ऑडिटर को खुद को ज्ञान नहीं है, ऑडिटर को खुद को ज्ञान नहीं है कि न्यू टेक्नोलॉजीज के रिगार्डिंग क्या क्या कंट्रोल्स होने चाहिए। तो वो क्या कर सकता है, या तो खुद ट्रेनिंग ले सकता है या फिर एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकता है। और लास्ट क्या करना है, डिजाइन अप्रोप्रिएट ऑडिट रेस्पॉन्स। इसका मतलब क्या है, जैसे ऑडिटर को पता लगा कंट्रोल्स क्या हैं, अच्छे हैं, मतलब ऑडिटर क्या कर लेगा, एंटिटी की टेक्नोलॉजी पर क्या कर लेगा, रिलाई कर लेगा। लेकिन ऑडिटर को पता लगा कंट्रोल्स तो क्या है, कंट्रोल्स तो बहुत बेकार है, तो ऑडिटर इस टेक्नोलॉजी पर रिलाई नहीं करेगा। तो बस ये था इस टॉपिक का मतलब। तो पूरा मैंने बता दिया एकदम लॉजिकली, इसको समझा दिया ताकि आपको आराम से समझ आ जाए। अब आ जाओ, ऑडिटिंग डिजिटली में हमने ये सब कंप्लीट कर लिया। अब आ रहे नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट, कि जो फ्यूचर है उसमें ऑडिट कैसे होगी, मतलब फ्यूचर में ऑडिट में क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज होंगी। एकदम फालतू टॉपिक दे रखा है, बस इसमें एक पॉइंट काम का आएगा, बस एक टेक्नोलॉजी काम की आएगी और सारी की सारी क्या कर देनी चाहिए, डिलीट कर देनी चाहिए। ऑडिट को जो ICAI वाले हैं उनको क्या कर देना चाहिए, उड़ा देना चाहिए चैप्टर से। लेकिन ये क्या करते हैं, बस इनको चैप्टर बड़ा बनाना, स्टूडेंट को परेशान करना। देखो अब इसमें क्या क्या है कि फ्यूचर में कैसे ऑडिट होगी। देखो इसको, ड्रोन टेक्नोलॉजी, फ्यूचर में क्या हो सकता है, ड्रोन यूज हो सकते हैं। और ये वाली जो टेक्नोलॉजी ने काम की है ये यूज भी हो सकती है। कहाँ यूज हो सकती है, इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए। याद करो ऐसे 501 में ऑडिटर क्या करता है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। लेकिन क्या होता है, याद करो कभी कभी क्या होता है, ऑडिटर के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री कर पाना पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता पॉसिबल, आप बोलोगे सर क्यों नहीं होता, क्योंकि क्या होता है, इन्वेंट्री ऐसी लोकेशन पर होती है जो कि ऑडिटर के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, तो ऑडिटर बेचारा फिजिकल वेरिफिकेशन कर ही नहीं पाता। लेकिन क्या होगा, लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होगा, सारी कोई सी भी इन्वेंट्री हो सबका फिजिकल वेरिफिकेशन हो पाएगा, चाहे वो कितनी डेंजरस लोकेशन पे हो। क्यों, क्योंकि अब ऑडिटर को वहाँ पे खुद जाने की नीड नहीं होगी, वो क्या कर देगा, ड्रोन की मदद से काउंटिंग कर लेगा। कैसे, अब बताओ कैसे होगी काउंटिंग, क्योंकि ये जो ड्रोन होंगे ना इनमें क्या होंगे, इनमें सेंसर्स लगे होंगे, इनमें कैमरा होंगे। तो ड्रोन क्या करेंगे, इन ड्रोन में क्या करेंगे, पूरा वीडियो भेज देंगे कि वहाँ पे कैसे काउंटिंग चल रही है। अब बताओ हमने ऐसे 501 में पढ़ा था, ऑडिटर कैसे करता है फिजिकल वेरिफिकेशन, क्या वो खुद काउंटिंग करता है, क्या काउंटिंग नहीं, वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज होते हैं वो काउंटिंग करते हैं। बस ऑडिटर तो ये देखते हैं कि वो काउंटिंग सही से तो करे ना, तो ये क्या कर देगा, पूरा वीडियो भेजेगा काउंटिंग कैसे चल रही है। और दूसरा याद करो ऐसे 501 में क्या होता था, ऑडिटर खुद काउंटिंग नहीं करता, वो तो बस ये देखता है एम्प्लॉइज कैसे काउंटिंग कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी वो क्या करता था, सैंपल काउंटिंग कर लेता था, कि मान लो एम्प्लॉइज ने क्या करा, एक बक्सा है कार्टून, उसमें काउंटिंग करी कि यहाँ पे कितनी यूनिट है, 90 यूनिट्स। तो ऑडिटर खुद भी क्या करता, उस बक्से की सैंपल काउंटिंग कर लेता कि वास्तव में 90 तो है ना, एम्प्लॉइज ऐसे काउंटिंग करे ना। तो क्या होगा, ये ड्रोन होगा ना, इसमें क्या लगे होंगे, सेंसर्स लगे होंगे, तो ड्रोन ही क्या कर देंगे, सैंपल काउंटिंग भी ड्रोन ही कर देंगे। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत काम आएगी। बस यही काम किया और एकदम फालतू है। अब क्या है, और लेकिन जो टेक्नोलॉजी हम पढ़ने जा रहे हैं सारी AR VR मेटावर्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं सारी की सारी आप अच्छे से जानते हो, आप अच्छे से जानते हो। देखो बताता हूं मैं क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी AR। इसमें क्या होता है, AR टेक्नोलॉजी अलो द यूजर्स टू व्यू द रियल वर्ल्ड विद ऑगमेंटेड यानी एडेड एलिमेंट्स। मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, आप असली दुनिया को
कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, एडेड एलिमेंट के साथ देख पाते हो। इसका एग्जाम्पल लूँ, जैसे एशियन पेंट। एशियन पेंट में हम क्या कर पाते हैं, AR को यूज़ कर पाते हैं। ये एशियन पेंट की जो ऐप है वो हमें AR टेक्नोलॉजी यूज़ करनी देती है। उससे हम क्या कर सकते हैं, मान लो हमें हमारी दीवार पे क्या करवाना है, पेंट करवाना है, लेकिन हम सोच रहे कौन सा पेंट करवाएं, तो एशियन पेंट आपको क्या करता है, AR टेक्नोलॉजी यूज़ करना अवेलेबल करता है कि आप क्या कर सकते हो, AR यूज़ करके देख सकते हो। आप अपने मोबाइल को अपनी दीवार के सामने लगा करके देख सकते हो, दीवार के सामने करके देख सकते हो कि दीवार पे ये पेंट कैसा लगेगा। इस तरह से आप देख सकते हो। ऐसे अगर आपको देखना है कि मेरे को कोई फर्नीचर खरीदना है तो वो फर्नीचर मेरी दीवार पे आएगा कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी दीवार के सामने मोबाइल करके देख सकते हो अपने मोबाइल के अंदर कि ये मेरी दीवार पे ये फर्नीचर लग भी पाएगा कि नहीं लग पाएगा। इसी तरह से और कहाँ यूज़ होती है यार, देखो पोकेमोन गो में, आई से ने खुद ने लिख दिया कहाँ यूज़ होती है, पोकेमोन गो गेम में। क्या आप क्या कर सकते हो, अगर अपने मोबाइल को क्या करोगे, अपने बेड वगैरह की तरफ करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अपने बेड पर पिकाचू कूदता हुआ मिल जाएगा। इस तरह से तो ये होती है AR टेक्नोलॉजी। तो ये आप अच्छे से जानते हो। फिर क्या है VR क्या करती है, VR रिप्लेस द रियल वर्ल्ड विथ सिमुलेटेड एनवायरनमेंट थ्रू डिजिटली जनरेटेड साउंड्स, टच एंड स्मेल। ये भी आप अच्छे से जानते हो क्योंकि आपने करी होंगी VR रोलर कोस्टर राइड, VR की हॉरर मूवीज वगैरह। इसमें क्या होता है, रियल वर्ल्ड को सिमुलेटेड एनवायरनमेंट से पूरा कन्वर्ट कर दिया जाता है, पूरा चेंज कर दिया जाता है। इसमें क्या कर दिया जाता है, आपकी आंखों पे VR डिवाइस लगा दिया जाता है कि आप राइड करने गए हो रोलर कोस्टर VR वाली राइड, तो आपको और कुछ नहीं दिखता, आपको वो राइड दिखती है और आप उसको फील भी कर पाते हो। बस ये होता है VR, एकदम फालतू सा। अब देखो मेटावर्स क्या होता है, इसमें तो पूरी की पूरी दुनिया ही बना दी जाती है, 3D डिजिटल स्पेस, और ये भी आया नहीं है, काम चल रहा है, बहुत टाइम लगेगा। तो मेटावर्स में क्या होगा, पूरी नकली दुनिया ही बना दी जाएगी, पूरी दुनिया ही, जिसमें क्या क्या होगा, कैसे बनाई जाएगी, AR यूज करके, VR यूज करके और अदर एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करके क्या बनाई जाएगी, पूरी दुनिया, जहाँ पे लोग क्या कर पाएंगे, असली दुनिया जैसे ही एक्सपीरियंस ले पाएंगे, असली दुनिया जैसे ही एक्सपीरियंस पूरा वहाँ पे भी ले पाएंगे। अब आप बोलोगे सर VR में और मेटावर्स में क्या अंतर है, तो देखो VR में क्या होता है, VR में आप करने गए रोलर कोस्टर राइड, आप गए 10 जनों के साथ, जब आप VR डिवाइस पहन लोगे ना, में आप किसी को भी नहीं देख पाओगे, आप सिर्फ अपने आप को ही महसूस कर पाओगे, किसी से ना बात कर सकते ना देख सकते, किसी को भी नहीं देख पाओगे। ये होता है VR में। और VR में जैसे आप क्या करो, रोलर कोस्टर राइड करो, आपका मन किया कि इस रोलर कोस्टर से कूद के मैं दूसरी जगह चले जाऊँ, आप वो भी नहीं कर सकते। लेकिन मेटावर्स में क्या होगी, पूरी दुनिया होगी, वहाँ पे मेटावर्स में जितने भी लोग कनेक्ट करेंगे ना, आप उनको देख भी पाओगे, आप खुद को भी देख पाओगे, आप जो दूसरे लोगों से बातें भी कर पाओगे, सारे काम हो पाएगा, पूरी असली दुनिया ही बना देंगे। अब देखो इसकी एप्लीकेशन बता रखी है कि मेटावर्स में क्या क्या होगा, तो बता रहा है कि मेटावर्स में क्या होगी, वहाँ पे खुद के बैंक होंगे, उनकी स्पेशल करेंसी होगी। मेटावर्स के अंदर क्या होगा, डिजिटल एसेट, मतलब जो भी यूनिक वीडियोज हैं, फोटोज हैं, वो आपको अगर वहाँ पे बेचने तो वहाँ पे भी बेच पाओगे। वहाँ पे क्या होगी, अपनी स्कूल्स होंगी, वहाँ पे स्कूल चला करेंगी। वहाँ पे अगर ऑर्गेनाइजेशन करनी है, अपनी मीटिंग करनी है, तो मेटावर्स में मीटिंग कर पाएंगे। और डाटा विजुअलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या करना, अपनी रिपोर्ट्स वगैरह विजुअलाइज करनी है, तो मेटावर्स में भी क्या कर पाएंगे, अपनी रिपोर्ट्स वगैरह को विजुअलाइज कर पाएंगे। तो ये हो गया मेटावर्स। अब देखो इसकी क्या दे रखी है, की कंसिडरेशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर ऑफ मेटावर्स, कि मेटावर्स अच्छे से काम करे भविष्य में, तो किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखो सबसे पहला क्या क्या इसमें दिक्कतें आएंगी, हाउ टू बिल्ड ए डिजिटल मॉनेटरी सिस्टम। यहाँ पे क्या बताया था मैंने, मेटावर्स में अपना एक मॉनेटरी सिस्टम होगा, अपनी करेंसी होगी, तो कैसे बिल्ड किया जाएगा, उसकी भी तो दिक्कत आएगी ना, उसको वो भी तो एक करना पड़ेगा सेट कि कैसे मॉनेटरी सिस्टम वहाँ पे काम करेगा, वो होगा। दूसरी दिक्कत, गवर्नेंस मॉडल भी डिफिकल्ट होगा। बताओ असली दुनिया में लॉज एंड रेगुलेशन लगाने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं, तो क्या करना होगा, मेटावर्स भी एक असली दुनिया जैसे ही होगा, तो वहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, लॉज एंड रेगुलेशन लगाने पड़ेंगे, तो वो दिक्कत आएगी। और क्या दिक्कत आएगी, प्रैक्टिकल चैलेंज ऑफ आइडेंटिटी। बताओ क्या होता है, जब आप गेम वगैरह खेलते हो, कोई भी सोशल मीडिया होता है, वहाँ पे क्या बनता है, कोई भी सोशल मीडिया होता है, उस पर क्या होता है, फेक अकाउंट बना लेते हैं लोग। अब ये भी क्या होगा, मेटावर्स भी क्या होगा, सोशल मीडिया की तो दुनिया होगी, वो दुनिया तो होगी ये भी, तो उसमें भी क्या होगा, लोग फेक अकाउंट बना के आ जाएंगे, तो उनकी दिक्कत होगी। और क्या होगा, ये हो सकता है किसी स्टूडेंट को समझ आए, किसकी बात हो रही है, सिंक्रोनिसिटी, किस चीज़ के बीच में, मल्टीप्लेयर एंड रियल टाइम, कि क्या बैठाना, सामंजस्य बैठाना। जैसे आप गेम खेलते हो, PUBG वगैरह गेम खेलते हो, क्या होते हैं, वो मल्टीप्लेयर गेम होते हैं, कि इसमें कई सारे लोग क्या होते हैं, इंटरनेट के जरिए क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं एक ही टाइम पे। और फिर क्या होता है, वो PUBG गेम ऐसा बना होता है कि सब लोगों के लिए एक ही टाइम चल रहा होगा। अगर मान लो फर्स्ट प्लेयर के लिए 5 सेकंड ही है, तो सेकंड प्लेयर के लिए भी 5 सेकंड ही होगी। तो ऐसा होता है उसके अंदर मल्टीप्लेयर। तो बताओ, जब ये नॉर्मल मल्टीप्लेयर गेम PUBG जैसे बनाए जाते हैं ना, उनमें क्या हो जाता है, इनके पसीने छूट जाते हैं। तो यहाँ पे तो पूरी दुनिया बनाई जाएगी, तो यहाँ पे सिंक्रोनिसिटी लाना ये भी क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो ये बता दिया कंसिडरेशन। अब आ जाओ लास्ट, रिस्क क्या आएगी भाई, नेक्स्ट जनरेशन आप क्या कर रहे हो, नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट कर रहे हो, तो इससे क्या रिस्क आएगी, इसकी क्या लिख दी इन्होंने, कॉमन रिस्क लिख दी। तो मैं 2-3 बता देता हूँ। डाटा प्राइवेसी, भाई अगर आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो तो डाटा लीक होने की रिस्क तो रहती है। फिर लैक ऑफ स्टैंडर्ड, जैसे मैंने बताया मेटावर्स में कोई लॉज एंड रेगुलेशन होंगे नहीं, तो लॉज एंड रेगुलेशन कैसे बनाए जाएंगे, वो रिस्क। टेक्निकल चैलेंजेस, जैसे टेक्निकल चैलेंजेस का एग्जाम्पल लूँ, मान लो आप क्या करो, ड्रोन यूज़ करो
और क्या हो गया, बीच में ड्रोन खराब हो गया तो वो दिक्कत आ सकती है। आप मेटावर्स में क्या कर रहे हो, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, क्या हो गई, मेटावर्स में टेक्नोलॉजी में दिक्कत आ गई, आपकी पढ़ाई रुक जाएगी, तो ये सब रिस्क आएंगी। तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, पूरा चैप्टर। अब मैं कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर बता देता हूँ पूरा चैप्टर पढ़ना कैसे है। 2-4 क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होते हैं एकदम ईजी होते हैं, आप खुद भी कर सकते हो। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, एज एन IT मैनेजर ऑफ द एंगेजमेंट टीम एक्सप्लेन द की एरियाज फॉर एन ऑडिटर टू अंडरस्टैंड द IT एनवायरनमेंट। कि ऑडिटर को बताओ अंडरस्टैंडिंग लेते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये नहीं बोला क्या क्या अंडरस्टैंडिंग लेनी है, क्या पूछा की एरियाज की कंसिडरेशन। तो देखो ऐसे नहीं, वही आंसर लिखा है की एरियाज वाला, की कंसिडरेशन क्या क्या होनी चाहिए, वो आंसर ही छापा है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखो ये क्वेश्चन भी देखो, क्वेश्चन थर्ड, दोनों क्वेश्चन एकदम सेम है, एकदम सेम लैंग्वेज है, बस इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा लैंग्वेज जो लिख दी फालतू की। तो हम ऊपर वाला पढ़ लेते हैं। क्या क्या लिखा, IT डिपेंडेंसीज, किसका क्वेश्चन देखो, IT डिपेंडेंसीज का क्या लिखा है, IT डिपेंडेंसीज ऑल्सो राइज टू टू सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट्स एंड इंटरफेसेज। किसी बात हो रही है रिपोर्ट्स की और इंटरफेसेज की। हाउ डू सच IT डिपेंडेंसीज राइज, पहले क्या पूछा कि IT डिपेंडेंसीज क्रिएट क्यों होती है, क्यों क्रिएट होती है, क्योंकि जब एंटिटी सारा काम ही टेक्नोलॉजी से करने लग जाती है, रिपोर्ट बनाना, कंट्रोल्स लगाना, वही बात लिखी है, क्यों क्रिएट होती है। फिर क्या पूछा, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द IT डिपेंडेंसीज टू डेवलप एन इफेक्टिव ऑडिट अप्रोच। कि बताओ ऑडिटर के लिए क्यों जरूरी है IT डिपेंडेंसीज की इंफॉर्मेशन लेना, क्यों जरूरी है IT डिपेंडेंसीज को आइडेंटिफाई करना, मैंने बताया था। तो देखो वही बात लिख दी, कहाँ पे लिखी है बात आई थी यहाँ पे, कि क्यों जरूरी है, हेल्प टू आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी रिलायंस अपॉन IT एंड आइडेंटिफाई द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम IT। किसमें मदद करता है कि IT से कितनी रिस्क अराइज हो रही है, ये पता लगाने में मदद करता है। अब आप बोलोगे सर ये बीच में क्या लिख दिया, आंसर तो यही कंप्लीट हो गया, तो बीच में क्या लिख दिया। देखो ऐसे ने क्या किया, यहाँ पे किसकी बात करी, IT डिपेंडेंसी के क्वेश्चन में रिपोर्ट्स की बात करी और इंटरफेस की। पूछा नहीं कि इनको डिटेल में बताओ, लेकिन आंसर क्या बन रहा था, एकदम छोटा बन रहा था, तो इन्होंने क्या कर दिया, जो रिपोर्ट था उसको इसको क्या कर दिया, उसको डिटेल में बता दिया, और इंटरफेस वाले को क्या बता दिया, डिटेल में बता दिया। अपनी क्या थी 5 टाइप्स ऑफ IT डिपेंडेंसी थी, क्या क्या थी, कंट्रोल, ऑटोमेटेड कंट्रोल, कैलकुलेशन, सिक्योरिटी, रिपोर्ट और इंटरफेसेस। तो उसमें क्या कर दिया इसे ने, रिपोर्ट और इंटरफेस को डिटेल में बता दिया, बस। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। ये देखना चाहो तो देख लो, वैसे इजी सा है। यूवी क्या है, फाइनेंस मैनेजर DCP लिमिटेड का, इसके पास क्या आया, टेक्स्ट मैसेज आया, टेक्स्ट मैसेज आया। मैसेज में क्या लिखा था कि आपका अकाउंट देखो सस्पेंड कर दिया गया है टेम्पोररी टाइम के लिए, अगर आपको क्या करना है, इसको रीएक्टिवेट करना है ना, अगर रीएक्टिवेट करना है तो इसमें जो हमने जो लिंक भेजा है उसको क्या करो, लिंक को खोलो। मतलब बताओ क्या हो रहा है, क्या करी जा रही है, फिशिंग करी जा रही है, कौन सी वाली, SMS वाली, SMS वाली। तो इससे क्या हो जाता है, स्मिशिंग। तो ये पूछा जा रहा है आपसे, यूरी इज वरीड अबाउट दिस अकाउंट सिक्योरिटी, विच टाइप ऑफ फिशिंग अटैक, बताओ कौन सा हो रहा है फिशिंग, स्मिशिंग हो रहा है, जिसमें SMS भेजा जाता है, कौन सा हो रहा है, स्मिशिंग। तो बता देंगे हम यहाँ पे क्या हो रहा है, स्मिशिंग हो रहा है। फिर देखो क्या पूछा गया, आल्सो एक्सप्लेन द अदर टाइप्स ऑफ फिशिंग अटैक। फिशिंग टाइप कितनी थी, 4 टाइप की थी, एक स्मिशिंग, एक स्मिशिंग, एक बिशिंग, एक स्पीयर फिशिंग और एक व्हेलिंग। तो आपको पूछा गया बाकियों को भी क्या कर दो, आप बाकियों को भी डिटेल में बता दो। तो हम क्या करेंगे, बाकियों भी बता देंगे, स्पीयर फिशिंग, व्हेलिंग और विशिंग। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये और देख लो। सुकन्या, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। सुकन्या एक फाइनल स्टूडेंट है, इसको क्या लगता है, सुकन्या को क्या लगता है कि जो साइबर रिस्क है ना, उससे क्या होता है, उससे ओनली टेक्नोलॉजी पे इंपैक्ट आता है, उससे बिजनेस को कोई नुकसान नहीं होता, उससे एंटिटी की बिजनेस को कोई नुकसान नहीं होता। तो बताओ ये बात सही है क्या, मैंने क्या बताया था, हमने पढ़ी थी स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क, उसमें स्टेज 2 में मैंने क्या बताया था, इंपैक्ट ऑफ साइबर रिस्क, कि टेक्नोलॉजी से जब साइबर अटैक होता है तो उसे ओनली टेक्नोलॉजी पे इंपैक्ट नहीं आता, पूरे बिजनेस पे इंपैक्ट आता है। क्या क्या इंपैक्ट आता है, वो ऐसे यहाँ पे सारा बता दिया कि बिजनेस इंटरप्ट हो जाएगा, डाटा लॉस हो सकता है, एंटिटी पे फाइन्स वगैरह लग जाएंगे, ये सारी बातें। अब इसमें एक फालतू सी बात और पूछ ली, जो एकदम ओनली, जो क्या है एकदम ओनली रीड कैटेगरी का क्वेश्चन है, एकदम ओनली रीड कैटेगरी का। क्या पूछा, सुकन्या को जो CA फाइनल स्टूडेंट थी, क्या लगता है, सी आल्सो फील्स दैट मैनी साइबर अटैक्स नो डायरेक्टली टारगेटेड एट फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब सुकन्या क्या बोल रही है, आपको भी पता है ऑडिट में हम क्या करते हैं, जिन जिन चीज़ों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट आता है, हम बस उनको ही कंसिडर करते हैं, बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो सुकन्या क्या बोल दिया, साइबर अटैक है तो फाइनेंशियल सिस्टम पे अटैक इंपैक्ट ही नहीं आता, ना डायरेक्ट इंपैक्ट आता ना इनडायरेक्ट। तो बताओ इसकी बात सही है क्या। तो हम बोलेंगे नहीं सुकन्या तो एकदम बेवकूफ़ है, जो साइबर अटैक होता है ना, इससे क्या होता है, फाइनेंशियल सिस्टम पे भी क्या आता है, इंपैक्ट। क्यों, हैकर क्या कर रहा है, एंटिटी का सिस्टम को क्या कर रहा है, हैक कर रहा है, तो क्या कर देगा, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उनको डिलीट कर देगा, या चोरी कर लेगा, या चेंज कर देगा। तो ये बात उन्होंने लिखी, क्या हो सकता है, हैकर क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्यूटर क्वेश्चन 7। अब देखो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, एकदम डायरेक्ट है, ये एकदम डायरेक्ट है। कोई अच्छा क्वेश्चन होगा तो मैं आपको करवा दूंगा। ये भी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये एकदम डायरेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे।
ये और देख लो आप क्वेश्चन 22 क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। एज एन ऑडिटर व्हाट स्टेप्स शुड यू टेक टू इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ सच टेक्नोलॉजी चेंजेस ऑन द कंपनीज इंटरनल कंट्रोल्स। की ऑडिटर क्या स्टेप लेगा, आजकल के जो इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, डेली बेसिस पे क्या हो जाता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। मैंने आपको पढ़ाया था ना लास्ट में एक टॉपिक जिसमें ऐसे नहीं क्या कर रखा था, डिजिटल ऑडिट का आंसर डाल रखा था। तो वही चीज़ें, वही आंसर हमें क्या करना है, डालना है यहाँ पे। देखो वही बात लिखी है कि प्रोफेशनल स्टेटस मेंटेन करना है, खुद को रिस्क असेसमेंट करना है, और क्या करना है, कंट्रोल्स क्या करना है, अप्रोप्रिएट है कि नहीं, और लास्ट में क्या करना है, डिजाइन करना है अप्रोप्रिएट ऑडिट रेस्पॉन्स। तो सारे क्वेश्चन भी हमने देख लिए। अब देखो अब ये चैप्टर करना कैसे, वैसे तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्या याद करना है क्या नहीं, इसमें नहीं बताया। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा है, तो इसको कैसे याद करना है। तो देखो ऐसे स्टूडेंट जिनके पास कम टाइम है, जिनके पास बहुत कम टाइम और जो चैप्टर छोड़ना चाह रहे हैं कोई ना कोई चैप्टर, तो वो आराम से इस चैप्टर को आराम से छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से ऐसे मोस्टली गंदे क्वेश्चन पूछता है, अंदर की चीज़ें पूछ लेता है, अंदर की चीज़ें वो पूछ लेता है। ऐसे नहीं पूछेगा कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से बताओ कौन कौन सी है, कि फिर आप बता दोगे ड्रोन है, ऑगमेंटेड। ज़्यादातर क्या पूछता है, बोल देगा मेटावर्स को बताओ, बोल देगा ड्रोन को बताओ, इस तरह से अंदर की चीज़ें पूछता है। तो ये हो गया ऐसे स्टूडेंट जिनको कम टाइम को छोड़ना है। फिर ऐसे स्टूडेंट जिनके पास टाइम तो है, जिनको लग रहा है कि हम छोड़ेंगे, जिनके पास टाइम है लेकिन उनको लग रहा है कि हमको तो याद नहीं होगा, हम छोड़ेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए बता दूं, उनको छोड़ना नहीं, उनको क्या करना है, उनको क्या करना है, पूरा चैप्टर रीड करना है, ताकि अगर एमसीक्यू आए तो वो सही हो जाए। और क्या करना है, कम कम याद कर लो, जितना आपको जाए। अगर आपको 2 पॉइंट याद हो रहे 2 याद कर लो, 3 हो रहे 3 बस, उतना याद कर लो। और अंदर का भी जितना याद हो जाए, जहां पे याद हो जाए वहां पे याद कर लो, वरना छोड़ दो। अब लास्ट टाइप के स्टूडेंट जो ज़्यादा इंटेलिजेंट बनते, ज़्यादा मेमोरी कैपेसिटी, तो उनको तो जितना जितना आपको याद हो जाए, उनको लिए भी ये बोलूंगा कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की। अंदर का भी याद करना पड़ेगा आपको फिर, और ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करनी, लेकिन याद ना हो तो फिर आप भी क्या करना, कम याद कर लेना। तो 3 टाइप के लिए स्टूडेंट के लिए बता दिया मैंने। एक पहला स्टूडेंट वो जिनके पास एकदम कम टाइम हो, तो उनको छोड़ना है। दूसरा स्टूडेंट जिनके पास टाइम तो है करने का, कि आराम से वो 3 घंटे दे सकता है, तो उसको क्या करना है, कम कम पॉइंट याद करना है, अंदर का उसको याद नहीं करना, बस रीड करना है। और सबसे लास्ट स्टूडेंट वो जो टाइम भी है और जिनको पूरा चैप्टर याद करना है, एक भी चीज़ नहीं छूटनी चाहिए, और ज़्यादा मेमोरी कैपेसिटी अच्छी है तो उनको पूरा याद करना है। और याद ना हो उनको, तो उनको भी क्या करना है, फिर कम याद कर लेना है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने एकदम डिटेल में रिवीजन करवा दिया और कुछ क्वेश्चन भी करवा दिए। तो इस चैप्टर का पूरा रिवीजन कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।